Indeed, words are not enough for this great personality. Let us welcome our respectable founder and Chief Executive Officer of HIS Group of Schools. बेहद खुश हूँ कि माशाल्लाह मौसम की खराबी के बायस आप लोग इतनी तादाद में तशरीफ लाए. Appreciate all the parents who have come in spite of bad weather. Please clap for yourself. But our parents शायद on the way है, अभी कुछ आ भी रहे हैं. तो जो पेरेंट्स आ रहे हैं प्लीज फ्रेंड्स रोज ऑक्यूपाई कर लीजिए. आप कुछ ऐसा सेशन रखिए पेरेंट्स के लिए कि हम और हमारे बच्चे मिलके हम कुछ प्लान कर सके कि बच्चों को आगे करवाना क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं और कैरियर ऑप्शंस कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं. नए नए कैरियर ऑप्शंस आ रहे हैं. तो किस तरह से हम अपने बच्चों को कौन सी फील्ड में डालें, थोड़ा सा उसकी क्लैरिटी मिल जाए. तो मैंने लुकमान सर से रिक्वेस्ट की और माशाल्लाह इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो बिजी ही एक्नॉलेज्ड एंड ही ऑब्लाइज्ड एंड ही came and took a beautiful session which was, I guess, helpful for you all, right? So all my students, how many students are sitting here? Mashallah, a lot of students are sitting here today. So I guess students also got the clarity what you have to become, right? Apart from that also there are a lot of options which inshallah we will try to acquaint with you inshallah in the classes or in your branches inshallah. But these are the basically whatever sir has told, these are the things which has to be taken care of. Okay, so हमारा मेन एजेंडा आज का वो ये है कि SSC is the biggest milestone in students career. SSC को कैसे हम टैकल करें, SSC में कैसे अच्छे से मार्क्स हम लोग हासिल करें, ये हमारा मेन मकसद है आज के टॉपिक कि SSC में हमको सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि we have to get good grades, good GPAs, right? तो उसको कैसे हासिल करें, इसके लिए स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों का साथ दें, पेरेंट्स बच्चों को गाइड करें. तो हमारा मेन टॉपिक ये रहेगा, हम इस पे बात करेंगे. और जो भी मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, या जो भी आपको गाइड करना चाह रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो कर लेंगे इंशाल्लाह तो 100% आपका बच्चा पास होगा. जितने भी पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स से हमने मैं पेरेंट्स के साथ सेशन कर रहा हूँ SSC के ताल्लुक से, पिछले 15 साल में जितने भी पेरेंट्स ने इस चीज़ पे अमल किया है उनको बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, राइट? सो इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइड. इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा मिलेगा. मेहनत होगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा, मेहनत कम होगी तो फिर रिजल्ट भी कम होगा. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो करियर प्लानिंग विद योर किड्स. आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं कि आगे क्या करना है? यहाँ पर जो पेरेंट्स है, बॉयज के पेरेंट्स हाथ उठाइए जिसके बॉयज पढ़ रहे हैं. यहाँ पर बॉयज के पेरेंट्स, बॉयज वाले पेरेंट्स, कितने बॉयज के पेरेंट्स? गर्ल्स के पेरेंट्स? ओके, तो गर्ल्स रहने दीजिए या बॉयज, जस्ट टेल मी कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लान द करियर, कि क्या बनना है बच्चों को. हाउ मेनी ऑफ यू हैव डिसाइडेड क्या बनना है? जी, आप ठहर के बोल सकते हैं या जोर से बोल सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं मेरी बेटी के लिए MBBS के लिए मतलब ख्वाहिश रखता हूँ, तो बेटी से ये बात उनसे ये MBBS माशाल्लाह. और कोई? जी, यस. और कोई? बेटी जो है टीचर बनना चाहती है. टीचर बनना चाह रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड. स्कूल खोलना चाहती है. अच्छा, स्कूल भी खोलना चाह रहे हैं, राइट? कौन से ब्रांच के हैं? चादरघाट, माशाल्लाह, वेरी गुड. और कोई? जी, मोहम्मद अब्दुल रहमान है 10th क्लास जी, उनको डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं. डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं, माशाल्लाह. तो काफी डॉक्टर से कितने लोग इंजीनियर्स बनाना चाह रहे हैं? इंजीनियर्स वाले हाथ उठाइए. ओके, डॉक्टर्स वाले हाथ उठाइए जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, कितने लोग टीचर बनना चाह रहे हैं?
माशाल्लाह टीचर्स की भी तादाद है आज में, माशाल्लाह वेरी गुड। और दूसरे ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स के अलावा भी साइंस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक फार्मा फील्ड इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जी अच्छा अच्छा, थोड़ा सा माइक आप करीब करिए। हमारे गर्ल्स मौजूद है यहाँ पर। बैचलर ऑफ डिजाइन करके कोर्स आया है, BDES, बैचलर ऑफ डिजाइन। वो बैचलर ऑफ डिजाइन में यू कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन इन इंटीरियर डिजाइन, यू कैन गो फॉर स्पेशलाइजेशन इन फैशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग। ये कोर्स है 3 साल का, विच कैन बी डन आफ्टर CEC ऑल्सो। CEC के बाद आप LLB कर सकते हैं, लॉ। अच्छा, एक लॉ के ताल्लुक से एक मिसकंसेप्शन है, मैं स्टूडेंट्स के लिए एक लॉयर का सेशन लगाया था हमारे पास, जिसमें वो जो लॉयर थे उन्होंने बताया कि अगर हम इंडियन लॉ में डिग्री हासिल करते हैं तो वी कैन वर्क इन 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि हमारे बच्चों को एक वो है कि हम बाहर जाएं, एजुकेशन। जी आपको पता है, आप सिल्वर ब्रांच में ना, लास्ट टाइम सिल्वर ब्रांच में लुकमान सर का ये सेशन हुआ था काउंसलिंग का, तो इस साल फिर हमने लगाया है, फिर इंशाल्लाह हम लोग जी नहीं, ये सारे सेशंस, ये जैसे अब गर्ल्स के हुए ना, अभी बॉयज़ के भी सेशन होंगे, बॉयज़ का भी एक कंबाइंड जो है सेशन हम लोग करेंगे। जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मंजिल का पता नहीं, करेक्ट है आपकी जी। जी ओके ज़रूर, इंशाल्लाह बॉयज़ की भी काउंसलिंग है, इंशाल्लाह सारे बॉयज़ को एक जगह पे जमा करके स्पेशलाइज्ड उनको पूरे कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाएगा, और हर कैरियर ऑप्शन अपनाने के बाद उसमें क्या अर्निंग हो सकती है वो भी बताया जाएगा, क्या अर्निंग हो सकती है, क्या उनके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटी से क्या ग्रोथ है, इंशाल्लाह वो भी बताया जाएगा। सारे बॉयज़ के लिए भी होगा सेशन, आज तो स्पेशली गर्ल्स है। और मैं एक बात लुकमान सर के जो पॉइंट्स है उसमें ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लड़कियाँ आलिम भी बनना चाह रही हैं, आलिमा, जो 10th के बाद बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा है कि जल्दी शादी हो जाती है और वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाती, तो मैं उनके लिए ये रिकमेंड करूँगा, मेरे बहुत सारे गर्ल्स इस तरह से किए हैं कि 10th के बाद वो लोग आलिम कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, एडमिशन लेके इंटरमीडिएट में ओपन से एडमिशन ले सकते हैं या कोई रेगुलर कॉलेज में उनको ये बता दिया जाता है कॉलेज वालों को कि हमारी बच्ची आलिम कर रही है, सिर्फ एग्जाम्स के लिए आएगी, और जो भी फाइन है अटेंडेंस शॉर्टेज का वो पे कर दिया जाता है। तो लड़की क्या है 2 इयर्स में CEC जैसा इजी सब्जेक्ट ले लेते हैं, और उसमें 2 इयर्स प्लस 3 इयर्स 3 साल की डिग्री करते करते वो पूरा आलिम कोर्स भी कर लेती है और उसको दोनों की डिग्रीज मिल जाती हैं। बहुत सारे फैमिलीज में अगर ऐसा है कि भाई बच्चों को, लड़कियों को आगे जॉब वगैरह के लिए नहीं भेजना है, तो इस तरह से जो है वो लोग प्लान करते हैं, और माशाल्लाह मेरी काफ़ी लड़कियां, बहुत सारे स्टूडेंट्स आलिम भी बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं आपकी फैमिली के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से। और एक अहम बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैरियर अडॉप्ट करते हैं या कोई कैरियर चूज़ करते हैं बिना जाने के वो जो है कोर्स करने के बाद वर्किंग कंडीशंस कैसे रहेंगे। आप थोड़ा सा बारीकी से मेरी बात समझिए कि कोर्स करने के बाद वर्किंग कंडीशंस कैसे रहेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से मेरे पास कुछ ऐसी टीचर्स हैं जो B.Pharm और M.Pharm करके हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि वाई यू वांट टू कम फॉर टीचिंग जॉब, सो दे से दैट कि सर फार्मा कंपनीज आर 30 kilometers 40 kilometers away from our home and our parents are not allowing us to go there। 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर हमारे पेरेंट्स हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं वहाँ पर जाके फार्मा कंपनीज में जॉब करने के लिए। तो मेरा दूसरा सवाल था कि ये कब मालूम हुआ आपको कि कंपनीज दूर है,
तो बोले कि कोर्स करने के बाद हमको मालूम पड़ा कि कंपनीज इतने दूर है। तो पूरा बी फार्म कर लिए 4 साल का, फिर एम फार्म भी 2 साल का कर लिए। 6 साल के बाद उनको क्या पता चल रहा है कि कंपनीज दूर है, वहां पर पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, तो लिहाजा अब हम क्वालिफाइड हो चुके हैं तो हम साइंस टीचर के लिए अप्लाई करें। तो इतनी मेहनत करने के बाद क्या हो रहा है, तो कोई भी कोर्स करने के पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि जॉब लोकेशन कहाँ होगी, जॉब करना क्या होगा। बात समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है कि आप एंड तक उस चीज को देखें कि एंड रिजल्ट क्या होगा कोई भी कोर्स करने के बाद। जैसा एमबीबीएस करना चाह रहे हैं, मैं सुना बहुत सारे लोग एमबीबीएस के लिए हाथ उठाए। एमबीबीएस करना है तो आपको डेड बॉडी को चीरना भी पड़ेगा। जो लड़कियां कॉकरोच को देख के उछल जाती है, डर जाती है, उनको डेड बॉडी को चीरना पड़ेगा, फ्रॉग को पकड़ के उसको डिसेक्ट करना पड़ेगा, कॉकरोच को हैंडल करना पड़ेगा, लिजर्ड को हैंडल करना पड़ेगा। अगर उतनी हिम्मत है तो प्लीज आप एमबीबीएस करें। नहीं, एमबीबीएस में नीट में फुल बहुत ज्यादा मेहनत हो चुकी है, लाखों रुपए नीट की कोचिंग पे खर्च हो चुके हैं, और रात भर जाके बच्चे 2 साल मेहनत करने के बाद, नीट क्रैक करने के बाद एमबीबीएस कॉलेज में लाखों रुपए की सीट हासिल करने के बाद अगर लड़की बोल रही कि आई एम गेटिंग वॉमिटिंग्स, मेरे से नहीं हो रहा, तो बोलिए आप कहाँ तक सही हैं? तो ये नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी करना चाह रहे हैं उसका एंड रिजल्ट भी देखें कि ये कोर्स में ये करना होगा, इन चीज़ों को हैंडल करना होगा, और उसके बाद क्या करना होगा, नाइट शिफ्ट, डॉक्टर्स बन गए आप, सो देयर इज नो एस्केप फ्रॉम नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में भी काम करना होगा। आपको 1 साल के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल सकते हैं, कहीं पर भी, हैदराबाद के अलावा भी कोई डिस्ट्रिक्ट में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है एज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप। अगर आप उस सब चीज़ के लिए रेडी है तो वो कोर्स इंतखाब करें। ठीक है, बात समझ में आ गया? एम आई क्लियर? ओके। सो बहुत सारे और ऑप्शंस भी है, जैसा मैंने बताया कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, अगर एमपीसी करते हैं तो आर्किटेक्चर फील्ड में जा सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह बहुत अच्छा ऑप्शन है, फिर डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग वगैरह, ये सारे कोर्सेस है। लेकिन वो करने के बाद आपको हाईटेक सिटी में या सॉफ्टवेयर कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकती है, वहाँ पर भी नाइट शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर आप अपनी लड़की को 25-30 किलोमीटर दूर भेजना चाहते हैं नाइट शिफ्ट में, तो फिर उस टाइप की कोर्सेस आप वो कर सकते हैं। ठीक है, लड़कों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़के जो है हर चीज़ के लिए रेडी है, लेकिन लड़के भी जो है, कुछ लड़के जो है वो डेड बॉडी वगैरह दे कैन नॉट डू दैट, वो बहुत सेंसिटिव है, राइट। तो जो भी आप सेलेक्ट करें सोच समझ के सेलेक्ट करें, क्योंकि कैरियर का मैटर है। एक चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसके साथ आप जस्टिस करेंगे, उसको निभाना है। ठीक है, यहाँ से फिर 10 के बाद आपको निभाना पड़ेगा उसको, राइट। सो कमिंग टू माय पॉइंट, मैंने देखा कि अभी कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैरियर प्लानिंग नहीं की है, बच्चों के साथ नहीं बैठे हैं, वो हाथ उठाएं प्लीज, जरा बड़ा हाथ उठाएं, कांग्रेस वाला नहीं। तो काफी लोग हैं ऐसे जिन्होंने कैरियर प्लानिंग नहीं की है, यस और नो? तो प्लानिंग करना जरूरी है। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको घर में जाके क्या करना है, बच्चों के साथ बैठ के आखिर नेक्स्ट क्या करना है, 10 के बाद कौन सा कोर्स करना है, उसके बारे में प्लान करना है बच्चों के साथ। ठीक है पेरेंट्स, करेंगे होमवर्क? आप होमवर्क करेंगे तो आपके बच्चे भी होमवर्क करेंगे, याद रखिए। आप हमारी बात सुनेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे इंशाल्लाह। प्लानिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? आप बताइए कि एक बंदा सूटकेस लेके घर से निकल रहा है, अगर आप उसको पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, और वो बोलता है कि देखता हूँ कहीं भी जाऊँगा, बॉम्बे जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, कहीं तो भी जाऊँगा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
एमलेस, उसको अपने रास्ते का पता ही नहीं। तो रास्ते का पता नहीं है तो क्या मंजिल तय हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो मंजिल तय करने के लिए अच्छे से क्या होना चाहिए? रास्ते का पता होना बेहद जरूरी है। यस और नो? तो हम मंजिल को तय कर लेंगे कि हमको ये बनना है, तो फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर वो रास्ते पे चलने के लिए जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत हम करेंगे और करवाएंगे अपने बच्चों से। यस और नो? ठीक है। अब डॉक्टर बनना है और मेहनत क्लर्क बनने जैसी हो रही तो डॉक्टर बनेंगे क्या? डॉक्टर बनना है तो कैसी मेहनत होना है? डॉक्टर बनने जैसी मेहनत। इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियर बनने जैसी मेहनत होना है। मेहनत क्लर्क जैसी हो रही, अपने टाइम पे उठ रहे हैं, अपने टाइम पे सो रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो क्या होगा? आप कुछ भी अच्छा नहीं बन सकते हैं। अच्छा बनना है तो मेहनत भी अच्छी करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अ स्टूडेंट शुड हैव। हार्ड वर्क के अलावा दूसरा कुछ काम आने वाला नहीं है। हार्ड वर्क बेहद जरूरी है, बच्चों को ये क्लियरली समझना है। आर दोस पेपर्स रेडी टीचर्स? वी हैव दैट प्लान्स, राइट? हैव वी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट पेपर्स? वी हैव सम प्लान फॉर ऑल द पेरेंट्स। ठीक है। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज if you fail to plan, then you, कौन समझा सकते हैं इस proverb को? Anyone who can explain me this proverb? If you fail to, you plan to, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? Anyone? Yes. माइक मैनेजर्स, कोई समझा सकते इसको? Yes, with the help of someone. अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने फेलियर की तैयारी करी। एवरीथिंग यू डू, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू कैरियर्स। ठीक है। हर चीज में आपको क्या करना है? प्लान होके रहना है, राइट? इसी तरह स्कूल में भी हर चीज प्लान रहती है ना। तो पहले ये पीरियड होगा, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, शॉर्ट ब्रेक, लंच ब्रेक, और सारे टाइम टेबल्स बने हुए रहते हैं, राइट? उसी तरह हर चीज में आपको क्या करना है? प्लान होके रहना है, प्लीज। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप घर बना रहे हैं, तो घर बनाने से पहले क्या करना है? क्या बनाएंगे पहले? क्या? प्लान। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं ना अपन, लेबर को बोलते कि अरे भाई तुम शुरू तो करो, हमारे मिसेस आके बताते किचन का होना, राइट? ऐसा करेंगे तो क्या होगा? सब कुछ हो सकता है, घर नहीं बन सकता है, राइट? तो वो सब करने से पहले क्या होना है? नक्शा, प्लान, कि यहाँ पर ड्राइंग रूम चाहिए, या हॉल, या बेडरूम होना है, या किचन होना है, या टॉयलेट्स होना है। यस और नो? उसी तरह से प्लान होगा तो फिर लोग काम कर सकेंगे। प्लान ही नहीं है तो लोग काम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जब कैरियर की बात आती, हमारे लोग क्या करते? पहले करो, पहले पढ़ो, बाद में देखेंगे। अब बच्चा क्या सेंस में पढ़ रहा, उसको कुछ मालूम ही नहीं कि क्या करना है, राइट? तो अगर हम प्लान कर लेंगे आज बैठ के, तो क्या हो जाएगा? बच्चों को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि मेरे को ये बनना है और उस हिसाब से मेरे को मेहनत करना है, उसको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा, राइट? राइट। आपको जो पेपर मिला है उसको अभी मत पढ़िए, मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आपको जब उसमें देखना है, अभी मत देखिए प्लीज। पेपर को फोल्ड करके रख लीजिए। डू नॉट सी द पेपर, लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस एवरीवन। डू नॉट ओपन द पेपर टिल आई टेल यू। ठीक है? मैं आपको जब बोलूंगा तब आपको पेपर खोलना है। अच्छा, एवरीबडी प्लीज हैव योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन।
आपको मालूम है एसएससी का जो पैटर्न है एग्जाम का 2022 से जो नया पैटर्न आया है, 2022 से पहले जो पैटर्न था वो पेपर 1 और पेपर 2 का कॉन्सेप्ट था। क्या था? हर सब्जेक्ट के क्या थे? 2 पेपर्स हुआ करते थे। हिंदी के 2 पेपर्स, उर्दू के 2 पेपर्स, इंग्लिश, मैथ्स, तेलुगु के अलावा सारे सब्जेक्ट से क्या होते थे? 2 पेपर होते थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। लेकिन 2022 के बाद 2023 एकेडमिक ईयर से क्या हो गया है? सिर्फ और सिर्फ 1 पेपर है पर सब्जेक्ट का। कितना पेपर है? इंग्लिश का 1 पेपर, हिंदी उर्दू है तो 1 पेपर, तेलुगु का तो 1 ही था, अभी भी 1 है। साइंस के 2 है सिर्फ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 40 मार्क्स, बायो इज अनदर 40 मार्क्स, सोशल स्टडीज भी 1 ही पेपर है। तो पुराना पैटर्न अच्छा था या नया पैटर्न अच्छा है? The question goes to you people, even students can answer and parents. Yes, पुराना अच्छा था या नया अच्छा है? पुराने पैटर्न में 11 दिन तक एग्जाम्स चलते थे। कितने दिन तक? 11 डेज, हर चीज 2-2 दिन, ठीक है, तेलुगु 1 दिन। अभी कितने दिन में एग्जाम्स खत्म हो रहे? ओनली 7 डेज। कितने दिन में खत्म हो रहे? ओनली 7 डेज। तो 7 डेज वाला अच्छा है या 11 डेज वाला अच्छा है? रेज योर हैंड्स हु आर टेलिंग 7 डेज इज गुड। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि क्यों। हाथ नीचे हो गए। नहीं, कोई भी चीज का क्यों जरूरी है, राइट? तो 7 डेज अच्छा था या 11 डेज अच्छा है? कितने लोग बोल रहे हैं 11 डेज अच्छा है? 11 डेज। क्यों 11 डेज? क्यों 11 डेज अच्छा है था? You get more days to prepare. अच्छा, 7 days क्यों अच्छा है? बोलिए प्लीज, 7 days. Why 7 days is good? Mic managers, please pass the mics to anyone who wants to answer. 7 days क्यों अच्छा है? 7 days में बहुत सारे लोग हाथ उठाए ना, तो just tell me कि why 7 days exam is better और why 11 days is better? Anyone? 7 days वाले हाथ उठाइए। There is someone who wants to answer. ये पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है पेरेंट्स। यहाँ बारीकी है और यहाँ आपको समझना है, ठीक है? 7 days, yes, mic managers. Okay, you can speak. Yes, वहाँ पर एक पेरेंट है। 7 days एग्जाम अच्छा है। Stress on the student would be reduced. What is reduced? Mental stress of examination. That is reduced. यानी 7 दिन में अजाब खत्म, ये बोलना चाह रहे हैं। 7 दिन में एग्जाम, 7 दिन में खत्म। Students are under mental pressure that they have this exam, this exam. And the paper. So when you are having mic, please keep it close to your. Normally, students are under pressure. No, so as the time gets more, the leniency increases. The lack of interest. When you have continuous exam, then they study continuously and then That's what मैं आपकी बात को समराइज कर देंगे। 7 दिन अजाब शुरू हुआ, अजाब का पहला दिन और अजाब का 7वां दिन, 7 दिन में खत्म। Exam is a pressure, right? Everybody agrees, right? कि exam is nothing but what? It's a pressure. तो 7 दिन प्रेशर कुकर में रह के निकल जाना है और 11 दिन रहे तो 11 दिन प्रेशर कुकर में रहना है। लेकिन 7 दिन तो रहना है, 11 दिन भी रहना है, तो कौन सा स्टूडेंट्स के लिए बेटर है? मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के एनालिसिस है। मैं स्टूडेंट्स के साथ, हर टाइम के स्टूडेंट्स के साथ मैं सेशन लेता हूँ उनके क्लासरूम्स में जाके। तो स्टूडेंट्स का बोलना ये है कि सर हमारे जैसा सोशल है, सोशल इज हैविंग 22 चैप्टर्स और स्टूडेंट्स जनरली कब पढ़ते हैं? जो
फ्रीक्वेंसी है, जो शिद्दत है पढ़ने की, जो डेडिकेशन है पढ़ने का, वो कब होता है? 1 डे बिफोर। यस और नो? पूरा साल पढ़ना है ठीक है, बट 1 डे बिफोर क्या है? अब जब एग्जाम शुरू हुआ तो बच्चे सो सकते हैं क्या? मैं अपने ज़माने में तो नहीं सोता था। एग्जाम शुरू हुआ तो नींद गायब, क्योंकि स्ट्रेस, फीवर हो जाता था, मेरी बुखार। मेरे सारे स्टूडेंट लाइफ में ऐसी रहा कि अंडर स्ट्रेस और फुल प्रेशर, तो जिस दिन एग्जाम शुरू हुआ उस दिन से नींद गायब, और एग्जाम खत्म हुए तक वैसी हालत, राइट? तो अब आप सोचो कि एक रात पहले बच्चा रिवाइज कर रहा, अगर पेपर 1 पेपर 2 है तो आधी बुक उसको एक रात पहले पढ़ना है रिवीजन के लिए, फिर दूसरे दिन आधी बुक पढ़ना है। यस और नो? तो लोड इज डिवाइडेड, द लोड इज डिवाइडेड, जो बच्चे का प्रेशर है वो डिवाइड हो जाता है। अब आप समझो 22 चैप्टर सोशल के पढ़ना है उसको, तो क्या कहते हैं, उसको एक साथ पढ़ना है पूरा। यस और नो? उसी तरह सोशल के अलावा अगर आप मैथमेटिक्स लो, आप मैथमेटिक्स में भी पेपर 1 पेपर 2, हम अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पेपर 1 इजी रहेगा चैप्टर्स, पेपर 2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वैसा नहीं है। मैथ्स का हर चैप्टर क्या है, इम्पॉर्टेंट है, उसके प्रॉब्लम्स की नोयत अलग है। तो दोनों में क्या है, अपने को एग्जाम के एक रात पहले पढ़ना है, तो 7 चैप्टर्स पहले पढ़ते थे एक रात में, फिर बीच में कुछ तो गैप आ जाता था, संडे आ जाता था या कोई फेस्टिवल आ जाता था, तो बच्चों को थोड़ा राहत मिल जाती थी, वो लोग को थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अभी क्या है, इट्स ओनली 1 पेपर। अब एक पेपर है तो बच्चे पूरे 14 चैप्टर्स क्या करना है, एक रात पहले उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू मी एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स, पेपर 1 पेपर 2 इज बेस्ट। यस और नो? 2 पेपर जो होते थे वो बेस्ट है, लेकिन अब वो चला गया। यस और नो? अब चले गया ना, अब वो पैटर्न गवर्नमेंट खत्म कर दी। दैट वाज स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न, दैट वाज व्हाट, स्टूडेंट फ्रेंडली पैटर्न, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल पेपर एग्जाम। साइंस को छोड़ के सारे पेपर क्या है, सिंगल पेपर पैटर्न है। और सिंगल पेपर पैटर्न में बच्चों का स्ट्रेस लेवल क्या हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता। एक एग्जाम से एक दिन पहले जो बच्चे रिवाइज करने बैठते, उनको पूरी बुक एक साथ रिवाइज करना पड़ता। तो आप सोचो कि आपके बच्चे का एग्जाम अगर मंडे के दिन शुरू होगा, तो ही और शी इज नॉट स्लीपिंग ऑन, कब नहीं सो रहे हो, एक रात पहले संडे नॉट स्लीपिंग, देन मंडे एग्जाम, फिर मंडे एग्जाम लिख के आने के बाद उनको क्या करना है, फिर जागना है, क्योंकि ट्यूसडे और एक एग्जाम है। फिर ट्यूसडे एग्जाम लिख के आने के बाद क्या है, बस उर्दू हिंदी होता, उर्दू हिंदी होने के बाद दूसरा क्या है, तेलुगु। अब तेलुगु, क्योंकि तेलुगु है तो वो एक डरावनी चीज है, तो उस दिन जागना है। अब तेलुगु लिख के आ गए, नेक्स्ट थर्ड पेपर क्या है, थर्ड क्या है, थोड़ा सा राहत है, इंग्लिश है, क्योंकि इंग्लिश है, बट इंग्लिश में इसलिए बच्चे नहीं सोते क्योंकि स्कोरिंग पेपर है। इसमें अगर स्कोर्स अच्छा हो गया तो जीपीए हमारा अच्छा हो जाता। इसको हम लोग वो नहीं करना है, इसको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है। इंग्लिश इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, उर्दू हिंदी भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इंग्लिश में जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसको तवज्जो से पढ़ते। जैसा इंग्लिश खत्म होता है, थर्ड फोर्थ पेपर क्या है, मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स पेपर 1 पेपर 2 नहीं है, एक ही साथ है, तब क्या है, बच्चे उस रात में भी नहीं सोएंगे। यस और नो? इसके बाद मैथ्स के बाद कौन सा आता है, साइंस। अब साइंस में भी पहला क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फर्स्ट पेपर। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस, केमिस्ट्री में फार्मूलाज, फिजिक्स में भी फार्मूलाज, और इतने रातों से जगे हुए तो एक फार्मूला दूसरे में मिल जा। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते रहे बच्चे, हीलियम को ईथेन बोलते रहे, सब मिक्स हो रहा, क्योंकि क्या हो गया, जागे रहे, पिछले कई रातों से जागे रहे। यस और नो? तो फिजिक्स केमिस्ट्री लिखते ही बायो, बायो लिखते ही क्या है,
सोशल। तो इतने रात जागने की कैपेसिटी है क्या आपके बच्चों की? है क्या? आप बनाना चाह रहे हो कैपेसिटी? जरूरी है ना बनाना, दूसरा ऑप्शन है क्या? जागने की कैपेसिटी होना है ना। अभी हमारे बच्चे कैसा सो रहे हैं? हमारे बच्चे कैसा सो रहे हैं अभी? दे आर स्लीपिंग लाइक स्मॉल बेबीज। संडे के दिन तो 11 बजे उठते बच्चे और पेरेंट्स बोलते ना तो बच्चा है सो रहा, राइट? और संडे के दिन 11 बजे उठेंगे तो दूसरे दिन संडे नाइट को नींद कब आएंगी? फिर 1-2 बजे तक जागेंगे। यस और नो? सो वी हैव टू बी वेरी वेरी प्लान नाउ। आप रेडी है प्लान होने के लिए? कितने लोग रेडी है प्लान होने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स। हम प्लान हो जाएंगे। देखिए आप और हम मिले तो बच्चे का फायदा हो सकता। अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट है तो बच्चे का फायदा हो सकता क्या? बोलिए, नहीं हो सकता। तो आप पेरेंट्स एंड टीचर्स मिल जाएंगे, एक दूसरे से टीम अप कर लेंगे, एक टीम बन जाएंगे तो किसका फायदा है? किसका फायदा है? किसका? बच्चों का फायदा है। पेरेंट्स और मैनेजमेंट, पेरेंट्स और टीचर्स एक दूसरे के मुखालिफत में रहेंगे तो क्या है? किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान है। वी शुड बी हैविंग सेम, वी शुड बी ऑलवेज बी इन सेम टीम। ठीक है, हम लोग एक हो जाएंगे तो बच्चे का फायदा करेंगे, राइट? तो अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब 10th में आ गए बच्चे, 9th तक जो हो चुका है वो हो चुका है। अब बच्चे हमारे कहाँ हैं? 10th में है। अब उनको थोड़ा सा हैंडल विद केयर करेंगे तो क्या होगा? दे विल क्लियर द इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ देयर लाइफ। 10th क्रॉस हो गया अच्छे से। तो हमने देखा है पिछले 15 साल में कि जो बच्चे 10th में अच्छी तरह से पास हो जाते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। मानते हैं इस बात को? यस। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। अच्छा, बिफोर आई स्पीक अबाउट द प्लानिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड एग्जाम? बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है? क्योंकि वी आर हियर टू प्लान फॉर व्हाट? बोर्ड एग्जाम, राइट? सो व्हाट इज बोर्ड एग्जाम? Anyone? Anyone, please. What is the meaning of board exam? Any student can answer when पीछे parent है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड सेटअप करती है जी, कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स का। जी, वो जो ना पेपर का पैटर्न सेटअप करता है उसको वो एग्जाम, जी मैं आपको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। वो एग्जाम जो दूसरों के स्कूल में जाके लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल अगर मैं बताऊं आपको, वो एग्जाम जो हम दूसरों के स्कूल में जाके लिखते हैं उसको बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ स्कूल दूसरा है या इन्विजिलेटर्स भी दूसरे हैं? इन्विजिलेटर्स भी दूसरे हैं, राइट? अच्छा, खाली इन्विजिलेटर्स दूसरे हैं या कोई बाहर वाले भी आएंगे डिपार्टमेंट से चेक करने के लिए? डिपार्टमेंट से, डीईओ ऑफिस से भी बहुत सारे फ्लाइंग स्क्वाड्स या स्क्वाड्स या सिटिंग स्क्वाड्स आ सकते हैं। यस और नो? तो अब आप बोलिए कि अगर हम आपको रोज मेहनत करने की आदत रहेगी तो क्या वो एग्जाम से फर्क पड़ेगा? आपको लिखना है, छत आपकी नहीं है, आपकी स्कूल की छत नहीं है, दूसरों की छत है, बेंच किसकी है? दूसरे स्कूल की बेंच है। इन्विजिलेटर कोई भी रहने दीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो क्या डरने की बात है? बहुत सारे मैं स्टूडेंट से रिजल्ट्स के बाद इंटरेक्ट किया हूँ तो बच्चों का बोलना ये है, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रन का, बॉयज भी सेंसिटिव है, वो लोग ये बोलते हैं कि सर हम अच्छा याद करते गए, सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसा हम हॉल में बैठे एग्जाम लिखने के वास्ते वो डिपार्टमेंट से वो डीओ सर आ गए, वो स्कॉट आ गए तो मैं भूल गई। एक फियर फैक्टर रहता, एक नर्वसनेस रहता जिससे बच्चे क्या हो जाते, थोड़ा भूल जाते, राइट? तो वो सब नहीं होना, वो सब चीज़ें नहीं होना, वहाँ पर नर्वस नहीं होना, तो क्या करना है अपने को? अभी से मेहनत करने की आदत डाल देना है। प्रैक्टिस इतनी करना है कि अब वहाँ पर हम जब वहाँ पर जाएंगे
तो नर्वस ना हो, वहाँ पर कॉन्फिडेंट रहे। अब यहाँ पर इतने सारे मदर्स है ना, इसमें से सबको किसको आती गोल रोटी बनाने, किसको आती गोल रोटी? रोटी आपकी गोल बनती, बस इतना को, बाकी क्या नहीं आती। मैं रोटी बनाने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, बस हाथ उठाइए अगर आती। अच्छा, रात के 2 बजे नींद में आपको उठा के बोला जाए कि गोल रोटी करो, हो जाती? रात के 2 बजे 3 बजे शहरी में तो करें ना सर, हम लोग रमजान में फुल नींद में से उठते, शहरी में उठ के क्या करते हैं, वो फुल नींद की हालत में भी उठ के क्या करते हैं, रोटी गोल बनती। यस और नो? क्यों बन रही वो गोल? अच्छा, घर में मेहमान आ गए, फुल रश है तो भी रोटी, मेहमान नहीं है, नॉर्मल अपने घर के लोग हैं तो भी, हस्बैंड गुस्से में है तो भी गोल, सास गुस्से में है, सास से लड़ाई हो गई तो भी रोटी तो गोल बन रही। क्यों बन रही भाई? सालों से बना रहे हैं सर, इतनी प्रैक्टिस है हमारी। तो हम अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को यहां से लेके बोर्ड एग्जाम में। तो वहां पर कोई भी आने दो, बोर्ड एग्जाम में कोई भी आने दीजिए, पेपर तो अच्छा जाना है। यस सर? वहां पर वहां के इन्विजिलेटर्स बहुत स्ट्रिक्ट करने दो, पलटने मत दो, या डी ऑफिस से आने दो, फ्लाइंग स्क्वाड, सिटिंग स्क्वाड, कोई भी आने दीजिए। अगर हम डेली मेहनत करने के आदी है, डेली प्रैक्टिस करने के आदी है, तो हमारा पेपर अच्छा जाना है। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग, आर यू विथ मी? यस, हमारा पेपर क्या है, अच्छा जाना है। उतनी प्रैक्टिस हमारे लिए हमको करना है। रेडी है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए? पेरेंट्स भी रेडी है? यस और नो? ओके, सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ जो मैं हर पेरेंट्स मीटिंग में 10 के सुनाता हूँ। एक फैक्ट है, एक्चुअली एक स्टडी है, स्टोरी भी नहीं है, बट ये क्या है, एक्चुअल फैक्ट है। आपको मालूम है सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? कौन सा है? जिराफ। यस सर? सबसे ऊंचा जानवर कौन है? जिराफ है। आपको मालूम है जिराफ का जब बच्चा पैदा होता तो क्या होता होगा? एनीवन? जिराफ का बच्चा पैदा होता तो ऊंचाई से गिरता हूं, बिकॉज इट इज द टॉलेस्ट एनिमल। तो जब बच्चा पैदा होता तो एक ऊंचाई से क्या हो रहा हो, मासूम बच्चा नीचे गिर रहा, गिरते जिसको काफी ऊंचाई से गिरा तो क्या है उन्हें, बच्चा वो तकलीफ में है। जाहिर सी बात है ना, एक मासूम पैदा हुआ अभी और उतनी ऊंचाई से गिरा, यानी करीब करीब इतनी ऊंचाई से गिरता बच्चा, छोटा नीचे गिरा, अब क्या है उसको खुशी में है या तकलीफ में है? तकलीफ में है। अब जब तकलीफ में है तो मदर जिराफी क्या करती होंगी उसके साथ? सवाल ये है कि मदर जिराफी उसके साथ क्या करती होंगी? क्या करती होंगी? उसको गले लगा लेती होंगी। और कोई? और कोई? Do not be shy to speak on my students और पेरेंट्स। उसको सपोर्ट करती, दूध पिलाती होंगी, राइट? यस सर? यही होता होगा ना? लेकिन आपकी इत्तला के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा बच्चा गिरता, दर्द से तड़प रहा है वो बच्चा, मदर जिराफी उसके पास जाती और उसको जोरदार किक मारती। क्या करती? जोरदार उसको किक मारा जाता है मासूम बच्चे को। अब साइंटिस्ट जो इस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे आर एस्टोनिश्ड, दे आर सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा। क्योंकि माँ तो माँ है, शेरनी भी अगर दरिंदा है, लॉयन भी अगर दरिंदा है, लेकिन अपने बच्चे को क्या करते हो लोग? सीने से लगा के उसको दूध पिलाते पैदा होने के बाद, राइट? अगर सांप का बच्चा भी हो रहा तो क्या करती? वो नागिन उसको बच्चे को सपोर्ट करती, दूध पिलाती। लेकिन ये जिराफी तो दरिंदा भी नहीं है। जिराफी इज नॉट अ कार्निवोर एनिमल, मतलब ये तो घास खाने वाला, पत्ते वगैरह खाने वाला जानवर है।
इन्हें इतना मतलब सख्त क्यों है, बल्कि ठीक है चलो एक बार मार दिया होंगे गलती से, अब वो बच्चा दूर जाके गिर रहा, अब मदर जिराफी क्या करी, भाग के जा रही, अब क्या करती उसके साथ, अब क्या करेंगी, अब तो गले से लगा लेते। अब जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वो लोग अब सोच रहे हैं कि अब तो गले से लगा के उसको दूध पिलाया जाएगा, लेकिन क्या होता, फिर भागती, फिर बच्चा तड़प रहा, रो रहा, छोटा है रो रहा, दर्द से उसको जो है रोना आ रहा, उठ नहीं सक रहा, फिर जाके उसको लात मारा जाता। क्या करते, फिर जाके उसको लात मार। अब जो रिसर्च कर रहे हैं जो साइंटिस्ट हैं वो लोग परेशान है, अब फिर बच्चा दूर जाके गिरा, हर बार बच्चा दूर जाके गिरा, और मदर जिराफी प्यार करने के बजाय, दूध पिलाने के बजाय क्या कर रही उसके साथ, उसको मजीद तकलीफ दे रही। तो कई बार ऐसा प्रोसेस रिपीट हो रहा, लात मारी जा रही, वो दूर जाके गिर रहा, तड़प रहा, रो रहा, उठने की कोशिश कर रहा। एक बार ऐसा कई बार करने के बाद जब मदर जिराफी को अपनी तरफ आता हुआ देखता बच्चा, अब मदर जिराफी को देख के भागना शुरू कर देता। क्या करता, अब उन्हें, अब देखना मदर आ रही, क्या करता हूं, भागना शुरू कर देता। अब जब भागना शुरू कर देता तो क्योंकि मदर जिराफी के टांगे और बड़ी हैं तो उन्हें भी तेज भागती और बच्चे को गले से लगा लेती। अब उसको दूध पिलाया जा, थोड़ा सा बारीकी से समझे प्लीज, बी विथ मी। क्या हो रहा, इतना लात पड़ने के बाद जब बच्चा भागना शुरू कर रहा तो मदर जिराफी क्या कर रही, अब उसको क्या कर रही, गले से लगा रही, और गले से लगाने के बाद अब उसको फीडिंग हो रही, दूध पिलाया जा रहा। ऐसा क्यों हो रहा होगा पेरेंट्स, सवाल पेरेंट्स को, ऐसा क्यों कर रही होंगी वो। जो पेरेंट्स लास्ट टाइम वो अटेंड करें वो लोग जवाब नहीं दे सकते, नए पेरेंट्स, क्योंकि आप लोगों के कई माशाल्लाह जो है बच्चे 10th क्लास हमारे पास से करे होंगे, तो आप लोग अटेंड करे होंगे मेरे सेशन, लेकिन ये सवाल नए पेरेंट्स के वास्ते हैं जो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रही होंगी, बच्चा अपने पैर पे ठहर सके, बच्चा अपने पैर पे ठहर सके, यस वन ऑफ द आंसर। और बच्चा खुद से चल के माँ के पास आना, बच्चा खुद से चल के माँ के नजदीक आना, खुद से चल के माँ के नजदीक नहीं आना है, चलना है। माँ से तो भाग रहा उन्हें, अम्मा इतनी खतरनाक माँ, पैदा होते मार रहे हैं बना, और क्या क्या करते कि आगे से पेश आई। उसको ये नहीं था कि अपनी औलाद नीचे गिरी तो जैसो उसको मार लगेगा, उसको इसलिए मारा उसने कि वो आगे चल के तरक्की करना, अगर वहीं गिर जाएगा उसकी माँ उसको हेल्प करेगी तो दूसरा शिकारी आके उसको खा देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड फॉर द पेरेंट्स फॉर आंसर दिस। जंगल में अगर शेर को सबसे लजीज गोश्त किसी का है, द डेलिशियस मीट which a tiger likes is of giraffe, right? तो अगर जंगल में रहना है तो भागना जरूरी है, जंगल में रहना है तो भागना जरूरी है। तो मदर जिराफी की लॉजिक ये है कि मैं छोटा नुकसान करूंगी लेकिन मैं बड़ा फायदा देखूंगी। समझो आप बात, मैं छोटा नुकसान करके बड़ा फायदा देखूंगी। छोटा नुकसान ये कि बच्चे को खुद से अपन तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन बच्चे को किसी अपने सामने शिकार होते हुए देखना एक बड़ी तकलीफ है। बच्चे को शेर का शिकार होते हुए अपने आंखों के सामने मरते हुए देखना मदर जिराफी के वास्ते बहुत बड़ी तकलीफ है। छोटी तकलीफ क्या है, दर्द हो रहा, लात मार रहे हैं, अपन ही मार रहे हैं और दर्द हो रहा, वो दर्द बर्दाश्त कर ले तो क्या होगा, भागना आ जाएगा उसको। भागना आ जाएगा तो शेर से बचते हुए जिंदगी थोड़ी अच्छी गुजार लेगा। और यस और नो? तो छोटी तकलीफ देख के, जिराफी इतना इंटेलिजेंट एनिमल है कि छोटी तकलीफ देख के क्या हो रहा, बड़ी मुसीबत से अपने बच्चे को बचा रहा। तो आपको नहीं लगता कि दुनिया भी एक जंगल की तरह है जिसके अंदर दरिंदे, तो अगर आपका बच्चा
इस दुनिया में सरवाइव करना है तो क्या उसको स्ट्रांग रहना ज़रूरी है नहीं है, ताकि शिकार होने से बच जाए, लड़का हो या लड़की हो। अगर वो स्ट्रांग हो जाता है, अगर वो मजबूत हो जाता है, मजबूत कैसा होगा, एकेडमिकली नॉलेज अच्छी है, बच्चों को नॉलेज अच्छी है। हमारे लड़कियां अल्लाह ताला उनकी जो है उनके नसीब अच्छे करे कि वो कोई भी घर में जाए तो उनको राहत मिले, लेकिन खुदा ना खास्ता लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी नॉलेज के ज़रिए एटलीस्ट घर में टीचिंग करके या स्कूल्स में टीचिंग करके सेफ है ना ये चीज़ें, तो वहाँ पर रह के अपने आप को सर्वाइव करें। हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे जो है नॉलेज हासिल ना करें और दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा करने वाले बने। हम हमारे लड़कियों को मेड्स बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, हम बच्चियों को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं। तो स्ट्रांग दुनिया के जंगल में रहना है तो क्या करना पड़ेगा? एकेडमिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, नॉलेज अच्छी होना पड़ेगा। नॉलेज अगर अच्छी है, बच्ची नॉलेजेबल है, हमारे बच्चा हो या बच्ची नॉलेजेबल है, तो उन्हें अपने नॉलेज के बलबूते पे क्या होगा, आगे सरवाइव कर लेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि हमारे तो बिजनेस है, वेल सेट बिजनेस है। भाई बिजनेस आज है कल नहीं हो सकता ना। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोग भी ये सोसाइटी में रहते हैं कि अब रिसेंटली जो है 2-3 साल पहले उत्तराखंड बोल के हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है, मालूम आपको, शिमला वगैरह साइड। तो वहाँ पर जो है करोड़पति लोग रहते थे, टोटल बिजनेस था, क्योंकि वो हिंदूज का वो है, पिलग्रिमेज स्टेशन है, बहुत सारे केदारनाथ वगैरह जो मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पर पहाड़ों पे टूरिस्ट प्लेस है और क्या है, पिलग्रिमेज प्लेस है। तो कंटिन्यूसली होटल्स का बिजनेस बहुत अच्छा था, करोड़पति लोग थे वहाँ पर। तो आपको 2-3 साल पहले मालूम है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है तूफान आया, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, जिसकी बड़ी बड़ी शानदार होटल्स थी, 5 स्टार होटल्स, वो क्या हो गए, ज़मीन दोज हो गई, मलबे का ढेर बन गई। अब उसके पास बिजनेस करने का वही था तरीका, होटल, अब वो क्या हो गया, जीरो हो गए। अब अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको मजदूरी करना पड़ेगा। वो होटल के मालिक अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मजदूरी। और क्या ऑप्शन है? अगर पढ़े लिखे होते तो क्या करते, इज्जत के साथ कोई अच्छी कंपनी में कुछ अच्छा जॉब करके इज्जत के साथ रह सकते। यस सर। तो नॉलेज जरूरी है। अगर आपके पास बिजनेस भी है तो डू नॉट डिपेंड ऑन ओनली बिजनेस, यू हैव टू get proper education, good education. Not only you should get good education, but you should be hard working to acquire the knowledge. देखिए एजुकेशन एक अलग चीज़ है, नॉलेज अलग चीज़ है। एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको जो भी दे रहा हूँ एक नॉलेज दे रहा हूँ, एजुकेशन दे रहा हूँ, बट आप अगर उस पर अमल करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको अच्छे से सुन के अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप नॉलेजेबल इंसान कहलाएंगे, आप वो नॉलेज का यूज़ करने वाले कहलाएंगे। सुन के खामोश रहना वो नहीं है, राइट। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ हम थोड़ा सा अब हम सख्ती करें। यस सर। अच्छा, सख्ती क्यों करें, किसके लिए करें, किसके लिए? अपनी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी। उनको सख्ती करना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे होते हैं, उनको उनका सही और गलत नहीं मालूम। यस सर। तो क्योंकि वो नादान है, आप नादान नहीं हैं। वो लोग नादानी करें तो अच्छा लगता, आप नादानी करें तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग कुछ चीज़ें नहीं करना है, कुछ चीज़ें बच्चों को करवाना ज़रूरी है, उनको थोड़ा सा हमको स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। यस और नो, राइट। तो आप टाइम टेबल खोल लीजिए जो मैं आपको अभी दिया हूँ, एक बार वो खोल लीजिए। डेली दुआ में याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप बाप हैं तो बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक में। जैसा नबी की दुआ रद्द नहीं होती उम्मत के लिए अगर की गई तो नबी की कोई दुआ रद्द नहीं होती, उसी तरह बाप की दुआ भी अगर बेटों के हक में, बच्चों के हक में की गई है तो रद्द नहीं होती। फिर माँ का मकाम बाप से ज़्यादा बुलंद है। यस और नो। तो माँ को भी चाहिए कि बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। अब मैं आपको जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करें।
पेपर खोल लीजिए प्लीज। सारों को टाइम टेबल मिल गया? प्लीज ओपन द पेपर। हाउ मेनी आवर्स अ अडल्ट कैन स्लीप? 12 घंटे सो रहे। मुझे पता है कि बच्चे इतनी ज्यादा सो रहे हैं, राइट? सो अच्छा 6 आवर्स। साइंस ये बोलती है कि यू कैन स्लीप मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं सोना है। आपको मालूम है जब बच्चा पैदा होता कितने घंटे सोता? मदर से ना माशाल्लाह 18 से 20 घंटे सोता पैदावार से जो बच्चा है ना, स्टार्टिंग फर्स्ट 2-3 मंथ्स। कितने घंटे सोता है? 20 घंटे भी सोता बच्चा। जैसा जैसा एज बढ़ी क्या हो रहा? 3 साल का बच्चा जनरली 12 आवर्स सोता। 3 साल का जब बच्चा हो जाता 3 ईयर, कितना रिड्यूस होना चाहिए? 6 आवर्स बस, उससे ज्यादा हम नहीं सोएंगे। तो अब है -6, तो स्लीपिंग टाइम क्या है? क्या है देखिए पेपर में, बिटवीन 9 to 10 यू हैव टू स्लीप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है बच्चों को 11-12 बजे तक पढ़ाइए फिर 4 बजे उठा दीजिए, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। लेट अस फॉलो अ प्रॉपर प्रोसीजर, ठीक है? 6 घंटे की नींद जरूरी है। हम 9 से 10 के बीच में हम क्या करेंगे बच्चों को? खुद से कितने बच्चे उठ रहे हैं? माशाल्लाह इतने बच्चे खुद से उठ रहे हैं। मैं सेशन लिया था ना आप लोगों को, यस ठीक। तो कुछ बच्चे 4 बजे उठ रहे हैं। मुबारक हो उन पेरेंट्स को कि आपके पास जो है 10 GPA वाले बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। गिव अ बिग हैंड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग अप एट 4 o'clock। अब बहुत सारे बच्चे नहीं उठते और माँ और बच्चे के बीच में लड़ाई कौन से टाइम पे होती? उठने के टाइम पे लड़ाई होती, राइट? नींद में कितने बच्चे लड़ते आपसे? जरा हाथ उठाइए। उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप बच्चे उठ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स हाथ उठा रहे हैं कि बच्चों की और हमारी बहस और लड़ाई कब होती? उठने के टाइम पे। यस और नो? तो आपको अब क्या करना है? ये लोग उठेंगे नहीं, जो उठ रहे मुबारकबाद। सेकंड होमवर्क क्या है? क्या है सेकंड होमवर्क? 4 बजे उठेंगे नहीं बच्चे। क्या करना है आपको? उठाना है। आप उठाओ, आप सो जाओ, नो इश्यूज। आप उठाओ, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि हमारे जो मदर्स है, जो हाउसवाइफ्स है या जो फादर्स है, अपने अपने मसरूफियत में है। उनके अपने जॉब है या बिजनेस है, लेट आते लेट सोते होंगे। अब कारोबारी मसरूफियत या जॉब रिलेटेड मसरूफियत जो भी है आपकी, मैं समझ सकता हूँ। इनपुट की जरूरत है, आपके हार्डवर्क की जरूरत है ना। तो आप क्या करो प्लीज, आप उनको 4 बजे उठा दो, फिर आप सो जाओ, नो इश्यूज। आप थोड़े दिन करेंगे वैसा तो आदत उनकी बन जाएगी इंशाल्लाह। तो कितने लोग 4 बजे उठाने के लिए? नमाज पढ़ना है, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा नहीं होना है, अल्लाह की मदद भी हासिल करना है। तो तहज्जुद के बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। एक फजीलत बहुत सारे फजीलतों में ये है कि तहज्जुद की नमाज का जो आदी हो जाता, अल्लाह ताला उसके हर काम बना देता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती। यस और नो? मानते ना इस बात को? सब लोग मानते ना? तो हम अल्लाह ताला से भी मदद हासिल करना है, सिर्फ अपने ऊपर नहीं। अल्लाह की मदद, अल्लाह की जो है, अल्लाह से दुआ भी करना है। यस और नो? तो हमको ये करना है कि तहज्जुद के टाइम पे उठ के बच्चों को वजू करा के बिठा देना है। अब वो लोग 2 रकात पढ़ो, 4 रकात पढ़ो, 2-4 जो भी आपको पढ़ना है पढ़ो, दुआ करो। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको क्या करना है? उनको ब्लैक टी पिलाना है। दूध वाली चाय नहीं, मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मैं तो दूध वाली चाय पिलाऊंगी। डू नॉट डू दैट प्लीज, वो नुकसानदेह है। नहीं, हम लोग, हमारी बच्ची को चाय की आदत नहीं है तो ये दवाई समझ के पिलाओ। अच्छा, चाय पीने से काले होते? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक इफ वी ड्रिंक टी, अच्छा काली चाय पी तो ज्यादा काले होते, गोरी चाय पीना, दूध वाली चाय पीने से काले नहीं होते। साइंटिफिकली
प्रूव्ड है सबसे ज्यादा चाय कहाँ पी जाती है? यूरोपियन कंट्रीज में। चाय एक्चुअली इंडिया की ड्रिंक है ही नहीं, चाय है अंग्रेजों की ड्रिंक। ब्रिटिशर्स हैव ब्रॉट द टी हियर। यहाँ पर इंडिया में चाय पीने का रिवाज था ही नहीं, अंग्रेज लाए वहां से, क्योंकि वहां पर जो है सर्द मौसम में तो चाय कॉफी का रिवाज वहां से आया। तो आपको मालूम है सबसे ज्यादा चाय पीने वाले यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, और वहां पर कोई भी काला नहीं है, और सबसे कम चाय अफ्रीका में पी जाती है, वहां पर कोई भी गोरा नहीं है। ब्रिटिशर्स कॉलोनी जब इंडियंस को आदत लग गई, वैसा जो है उन लोगों को भी आदत लग गई होगी, लेकिन बेसिकली यूरोपियन ड्रिंक है वो, क्योंकि सर्द मौसम में अपने आप को गर्म करने के लिए चाय कॉफी का लोग इस्तेमाल करते थे। अब जहाँ जहाँ ये लोग अपनी हुकूमत कायम करे, वहाँ पर क्या करे, इस चीज़ के बागान वगैरह लगाना शुरू करे, वहाँ पर अब जो है सब जगह ये आदत हो गई, राइट। तो अब बोलने का मकसद ये है कि आपको क्या करना है, इसमें जो लिखे हुआ है ना वो फॉलो करवाना ही है, जैसा हो। तो उनको आप क्या करना है, ब्लैक टी देना जरूरी है, क्योंकि ब्लैक टी से नुकसान नहीं है, दूध वाली चाय से एसिडिटी होती है। तो आप क्या करिए, ब्लैक टी बिस्किट्स वगैरह देके उनका आप काम शुरू। अब आपका पेपर में देखिए नेक्स्ट क्या है। कैन यू गिव मी वन पेपर प्लीज, समवन फ्रॉम द ऑडियंस। अब 4:15 बजे से लेके फजर तक क्या करना है, स्टडीज करना है, सेल्फ स्टडीज। स्कूल में तो पढ़ा चुके हैं, अब प्रैक्टिस करेंगे आप। जैसा मैं गोल रोटी का एग्जांपल दिया, क्यों दिया? रोटी बनाना आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन आपको गोल कब बनेंगी? जब प्रैक्टिस होंगी। तो आपको बहुत सारी चीजें स्कूल में बता दिए, अब आपको क्या करना है, ज्यादा दिनों तक दिमाग में रहना, नॉलेज आना बोले तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेल्फ प्रैक्टिस। क्योंकि एग्जाम किसको लिखना है? सादिक सर को लिखना है, आपके मैथ्स के मैम, साइंस के मैम को जाके लिखना है एग्जाम किसको लिखना है, और पेन पेपर लिखना है ना। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है ना, पेन पेपर बेस्ड एग्जाम है। तो आपको क्या करना है, पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना है, ओरल प्रैक्टिस नहीं। कौन सी प्रैक्टिस? प्रैक्टिस बुक बना लीजिए, हर सब्जेक्ट की एक बुक होनी चाहिए। इंग्लिश की एक प्रैक्टिस बुक, मैथ्स की प्रैक्टिस बुक, साइंस की प्रैक्टिस बुक, वो फुल होने दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से। 4:15 से लेके फजर तक स्टडीज करना है उनको। तो अगर आप टाइम टेबल देखें तो इसके अंदर ये कॉलम है सब्जेक्टिव टाइम टेबल, सब्जेक्ट वाइज। ये देखिए आप मंडे ट्यूसडे करके लिखे हुआ है ना, क्योंकि हमारे पेपर्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो कौन से 2 हिस्से हैं? 80 मार्क्स इज सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव। यानी 80% अभी फिलहाल अगर 80 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड, और ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। अगर लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं हम, लैंग्वेजेस इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तेलुगु, ये 3 लैंग्वेजेस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, सब्जेक्टिव कम है। क्वेश्चन आंसर्स के 10-20 मार्क्स रहते हैं सिर्फ, ज्यादातर मार्क्स किसके रहते हैं? ज्यादातर मार्क्स ऑब्जेक्टिव के रहते हैं लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेज पढ़ने का तरीका अलग है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग है। सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स है, राइट। तो सब्जेक्ट्स पढ़ने का तरीका अलग है। यहाँ पर हम सब्जेक्टिव पे ज्यादा तवज्जो देंगे, सब्जेक्टिव पे, राइट। तो अगर आप देखते हैं ये टाइम टेबल में, तो सुबह उठ के तहज्जुद के बाद पहला घंटा हम किसको दे रहे हैं? मैथमेटिक्स। डेली, मंडे भी मैथ्स है, ट्यूसडे भी मैथ्स है, वेडनेसडे भी मैथ्स है, ठीक है, सारा मैथ्स है डेली। तहज्जुद के बाद क्या करेंगे? फर्स्ट हम मिनिमम 1 घंटा हम मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद मंडे इंग्लिश है, ट्यूसडे उर्दू हिंदी है, वेडनेसडे सोशल है, फिर थर्सडे बायो है। इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, उसको प्रैक्टिस लिख के करना है। आप 2-2 लाइन याद करिए, बगैर देखे के अपने खुद से लिखिए। मिस्टेक हो जाती है
तो फिर बुक खोल के फिर रेफर करके फिर बुक बंद करके खुद से लिखिए। मैथ्स के प्रॉब्लम्स है वो खुद से सॉल्व करिए, मिस्टेक हो जाती है फिर बुक रेफर करके फिर से करिए। मैं सारे बच्चों को पेमेंट टेक्निक की भी क्लास लेने वाला हूँ इंशाल्लाह, उसके अंदर और मैं डिटेल्स बताऊंगा कि हाउ टू साइंटिफिकली study properly. Every time I take a class on payment technique in all the branches. So this year also we will be taking that class inshallah. ठीक है? लिख के याद करना है, कोई भी चीज ओरल मत करिए क्योंकि सुबह सुबह नींद रहती और नींद में क्या होता, आप खाली ओरल लेके बैठेंगे तो नहीं हो सकेगा। अच्छा, बैठना कैसा है? सुबह में उठ गए 4 बजे उठ गए, पेरेंट्स उठा दिए, अब बैठना कैसा है? पलंग पे तकिए को ऊंचा कर लेना है, पैर लंबे कर लेना है और गोद में फिर तकिया रखना है 2, उसके ऊपर बुक रखना है और पढ़ना है, ऐसा करना है। ब्लैंकेट भी होना, पैरों पे ब्लैंकेट, क्योंकि अब आगे सर्दी के दिन है, ऐसा पढ़ना है। फिर कैसा पढ़ना है? ये चेयर है ना, इस पे हैंडल है जैसे ना, और एक आपको पैड मिलता है स्टेशनरी पे, बड़ा पैड, राइटिंग पैड, बड़ा पैड मिलता, वो पैड लेके ऐसी कुर्सी पे बैठ के पैड पे प्रैक्टिस करना है। यानी तो जमीन पे बैठ के विदाउट बैक सपोर्ट, बिना टेके वाले जगह पे आपको बैठ के नीचे जो राइटिंग की चौकी मिलती ना वो ले लेना है, जो आपको कंफर्टेबल है वो लेके आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कैसे नो? ओके स्टूडेंट्स, पेरेंट्स क्लियर है ये पॉइंट? तो सुबह 4 बजे उठ के आपको क्या करना है? इनको चाय की आदत नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस नहीं, इसमें जो लिखे हुआ है वो आपको करना ही करना है, तो आपको फायदा होगा। आप नहीं करेंगे फिर उसके नुकसान के जिम्मेदार आप है, ठीक है? तो आप पढ़ेंगे, थोड़ी देर में आपको फजर की नमाज हो जाएंगी। अगर 4 बजे उठ रहे तो अभी 5:20, 5:15, 5:25 पे फजर की जमात है मस्जिदों में, ठीक है? तो जैसे फजर का टाइम हो जाता है, आप मैथ्स प्रैक्टिस करके क्या करना है? फजर की नमाज अदा करना है। डू नॉट मिस नमाज, नमाज को मिस मत करिए, ठीक है? नमाज पढ़िए। सारे हमारे दीन, हमारे अंबिया इकराम, हमारे अहले बैत अत्हार, सब लोग नमाज की तलकीन करें। अभी हम लोग जो है 10 मुहर्रम के जो है मुबारक अयाम से गुजरे हैं, उसके अंदर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का की क्या शान थी। मैदान जंग है और अपने खानदान है और इतने सारे दुश्मन हैं, हजारों की तादाद में दुश्मन हैं। आप एक भी वाकया बता दीजिए कि इमाम ने नमाज कज़ा की, उन्होंने बेहतरीन नमाज पढ़ के बता दिया, और हम उनको मानने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, तो हम सिर्फ ज़बानी या सिर्फ दिल में चाहत रखेंगे या उनके बताए हुए तरीके से अमल भी करेंगे? बताइए आप। उन इतनी जो है परेशानी की हालत में, खाना नहीं है, पानी नहीं है, और घर वाले आपके सामने शहीद हो रहे हैं, मासूम जो है नन्हे शहजादे शहीद हो रहे हैं, उस मौके पे भी नमाज गवाए क्या? नहीं। आखिरी इतने जो है 400 जख्म मिलने के बाद भी आखिरी में आप सजदा करें, मालूम आपको, सजदे में नमाज का वक्त था, सजदे में आपका सर था, तो आपके सर को सजदे की हालत में सर कलम किया गया। उतने डिफिकल्ट वक्त में उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे इमाम। अगर इशारा कर दे तो नहरे फुरात आपके कदमों में आ जाती, कोई बड़ी बात नहीं कि जन्नत के शहजादे हैं। ईद के दिन जो है एक बार जो है जन्नत से लिबास आया इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के लिए। खातून जन्नत के शहजादे, ये शेर खुदा के शहजादे हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्मत को दर्स देना, उम्मत को एक पैगाम देना था, समझा? वरना अगर इशारा कर दे तो यजीद की फौज जो है मिनटों में नेस्तो नाबूद, सेकंडों में नेस्तो नाबूद हो सकती थी। नहरे फुरात, पानी की तकलीफ बंद कर देना, नहरे फुरात खत्मों में आ सकती थी, फरिश्ते आ जा सकते थे जमीन पे और खत्म कर देते थे, लेकिन नहीं, उम्मत को पैगाम देना मकसद था। तो पैगाम अपने को समझना है। हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन मना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के पिनाए नाइला अस्त हुसैन,
तो ये पैगाम को इम्प्लीमेंट करना है। तो हम लोग खाली सुन के इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं कर सकते। अब हम ना अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इस्लाम पे चलना आसान है ना, आपको कोई रोक रहेगा नमाज पढ़ने से? आपके सामने फौज है, नहीं है, खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा है, फिर क्या चीज़ रोक रही नमाज को? हमारी सुस्ती। सुस्ती के अलावा और क्या बताइए? तो कोशिश ये करना है कि आप बच्चों को भी इसकी तरबियत देना है, ठीक है? तो सुबह 4 बजे तहज्जुद के बाद फजर तक मैथ्स, फिर फजर के बाद भी और थोड़ी देर मैथ्स प्रैक्टिस करके फिर आप दूसरे सब्जेक्ट ये टाइम टेबल के हिसाब से फॉलो करिए, ठीक है? क्या हो रहा? फजर की नमाज हो गई, मिसाल के तौर पर फजर की नमाज हो गई। फजर की नमाज के बाद क्या करना है आपको? आफ्टर फजर बोल के पॉइंट नंबर सी में आगे लिखा है, देखिए, सूरह यासीन की तिलावत करना है। क्या करना है? सूरह यासीन की तिलावत करना है। आपको मालूम है सूरह यासीन को क्या कहा जाता है? क्या? कुरान का दिल। और बहुत सारी फजीलतें आई हैं हदीसों में सूरह यासीन के ताल्लुक से। वो सारी फजीलतें अपनी जगह पे, मैं एक फजीलत जो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल है वो बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है कि जो शख्स सुबह सूरह यासीन की तिलावत करके अपने घर से निकलता है, अल्लाह ताला उसके काम में आसानी डाल देता है। क्या है? अल्लाह ताला उसके काम में आसानी डाल देता है। तो हमारे बच्चे अगर सुबह में सूरह यासीन पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से क्या होगा? उनके स्टडीज़ में उनको क्या हो जाएंगी? आसानी हो जाएगी। आप कारोबार पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, आपके लिए अल्लाह ताला आसान बना देंगे आपके काम। आप जॉब पे जा रहे हैं, आपके काम अल्लाह आसान कर देंगे। हमारी माएँ बहनें जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको घर संभालना है पूरा दिन, तो उनके लिए भी आसानी अल्लाह ताला डाल देगा कामों में, राइट? तो अल्लाह ताला की तरफ से आसानी चाहिए या नहीं चाहिए? वी ऑल नीड, राइट? तो आप सूरह यासीन की आदत बना लीजिए। सुबह में घर से निकलने से पहले क्या करना है? सूरह यासीन। तो बच्चों को फजर की नमाज होते ही क्या करना है? सूरह यासीन की तिलावत करना है। बहुत से वक्त 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो 5 मिनट, वरना 10 मिनट्स, राइट? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? कोशिश करिए फजर के बाद हो सके तो उनको ब्रेकफास्ट करा दीजिए, या फिर आपको सहूलत जैसा भी हो बच्चों को ब्रेकफास्ट करा के स्कूल भेजिए। प्लीज डू नॉट सेंड स्टूडेंट्स विदाउट ब्रेकफास्ट टू स्कूल। ब्रेकफास्ट इज एन इम्पॉर्टेंट मील, और ये खाने से, ब्रेकफास्ट स्किप करने से ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। और बच्चों का सारा काम क्या है? दिमाग से ही काम करना है हमको, राइट? तो आप उनको ब्रेकफास्ट करवा के भेजिए, और साथ में ब्लैक टी दे दीजिए ब्रेकफास्ट के बाद, ताकि स्कूल में जाके ना सोए वो, ठीक है? टी मतलब ब्लैक टी ही है। फिर पॉइंट नंबर डी, आफ्टर फजर टिल 8 o'clock क्या करना है? स्टडीज करना है। फिर 8 o'clock के बाद स्कूल ऑब्वियसली आ जाते हैं, और स्कूल में जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉलो होता, सारे सब्जेक्ट्स उनको कवर कराए जाते। इसके बाद स्कूल के बाद क्या करना है आपको? कितने लोग ट्यूशन्स जा रहे हैं? बहुत सारे लोग ट्यूशन्स जा रहे हैं, राइट? तो वहाँ पर जो काम है, जो स्कूल में कुछ हमारे ब्रांचेस में हमारे पास इन हाउस ट्यूशन है 10th क्लास के बच्चों के लिए। अगर वहाँ चाहे तो आप वहाँ एडमिट करा सकते हैं, या आपके तौर पे आप जहाँ पर भी पढ़ें वहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद अच्छा, बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं ना तो भी उनको ब्लैक टी दे दीजिए प्लीज। स्कूल से आने के बाद क्या करना है? ब्लैक टी पिलाना है। क्यों पिलाना है? दवाई है वो, जरूरी नहीं है आप बड़ा ग्लास बना के, छोटी सी प्याली, 1 प्लेट कम से कम। क्या होगा उससे? सुस्ती जो है ना वो भाग जाती है, राइट? और हमारे जो बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आने के बाद एक चीज करते बच्चे, और पेरेंट्स अफसोस के साथ उसको सपोर्ट करते। वो क्या चीज करते बच्चे? आने के बाद क्या करते बच्चे? सो जाते। और क्या करते बच्चे? फोन ले लेते पेरेंट्स के पास से, फोन लेके पैर लंबे करके ऐसा पलंग पर लेट के फोन देखते। कितनी देर देखते हो लोग? 4 बजे के बाद, जब 4:30 सपोज घर पे आए तो मगरिब तक फोन देखते रहते। और हमारे पेरेंट्स क्या बोलते? मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, थक के आई। तो मैं आपको बोलता हूँ आपके बच्चे क्या करें। आई वॉन्ट 2 students on the dais.
Any two students want to come on the dais? Can anyone? Any two students? You come, beta. You are our student, na? Come on dais. Give one mic, Ali. One more. अब आप देखिए बच्चे स्कूल में क्या करते और कैसा थकते, आपके सामने थोड़ा सा एक छोटा डेमो है. Can you give me mic first? Walaikum salam. What do you do in first period? You sit and practice, right? टीचर क्या करते हैं फर्स्ट पीरियड के? बैठ के पढ़ाते, ठहर के पढ़ाते? ठहर के पढ़ाते. आप क्या करते बेटा सेकंड पीरियड में? जो भी पीरियड है, आप ठहर के पढ़ रहे हैं या बैठ के पढ़ रहे हैं? बैठे हुए. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में क्या कर रहे हैं आप? What you do? You will sit only. First period you are sitting. Second period again sitting. Third period sitting only. Fourth period sitting. Fifth period sitting only. Sixth period sitting. Teacher is first period she is standing. Second period again she is standing. Third period again standing. Fourth period is standing only. You are sitting only. Sixth period again she is standing. Lunch time you will stand. लंच में तो हमारी बच्चों की ईद रही, ऐसा भागते निकल के और फौरन लंच नमाज करके. आप देखना लड़कियां हैं या लड़के हैं, जरा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, इतनी आवाज़ें आती माशाल्लाह. हम भी बोलते चलो ठीक है, लेट देम बी रिफ्रेश्ड. इसके बाद क्या होता है? लंच के बाद सेवेंथ पीरियड शुरू होता है. अगेन आफ्टर लंच व्हाट यू आर डूइंग इन सेवेंथ पीरियड? सिटिंग. एट्थ पीरियड, नाइन्थ पीरियड, sitting. And teacher are standing for first period to 9 periods, right? After going home, what teachers are doing, do you know? Homework. After going home, teachers क्या करते होंगे घर में? They are, mothers. Most of the 10th class teachers are mothers, right? शादीशुदा है तो घर में जाते सास है, तो अब सास है तो क्या करना है? उनकी खिदमत, बच्चों के लिए पकाना. उनके बच्चे रहते तो वो लोग पूरा दिन ठहर रहे हैं और फिर घर पे जाके फिर मसरूफ हो जा रहे हैं. ये लोग बैठ के थक जा रहे हैं. कैसा पॉसिबल है? थकना है. आपका पैगाम क्या है? व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल आवर गर्ल्स एंड बॉयज? We have to be positive. We have to be positive and We have to have hard work. we have to do hard work even after going home because you are just sitting in school. आप खाली लंच टाइम में फिर के थकना नहीं है. टीचर्स थकना है. थक रहे कौन? थकना किसको है? थक रहे कौन? तो ये थकना नहीं है, ये बदमाशी बोलते इसको. क्या बोलते इसको? इसको बोलते हैं बदमाशी. और ये हमारे जो मदर्स है जो बोले मेरी बच्ची है, मेरा बच्चा है, आ गया ना, थक के आया, तब क्या कर रहा आपका बच्चा? थक रहा क्या? कंफर्टेबल बेंच है, फैंस है, सब कुछ सहूलत है बच्चों को, राइट? सुकून से बैठ रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं और सुकून से आ रहे हैं. बहुत सारे लोग ऑटोस लगाए हुए हैं या गाड़ियों पे उनको ड्रॉप कर रहे हैं, या बॉयज़ है तो साइकिल पे जा रहे हैं. तो आपको असल अब क्या करना है? मदर जिराफी बनना है. क्या करना है? मदर जिराफी बनना है. क्या करना है? स्कूल से आते पहला हथियार ब्लैक टी. अम्मी मैं नहीं पीती, बोले तो नहीं. अब आप भी क्या बोलते? जान दो, मेरे को बनाना ही पड़ता. आप लोग क्या करें? उनको आदत डाल दीजिए बनाने की. सीख सकते ना. बेहतरीन साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हमारे लड़कियां, ये केमिकल वो केमिकल मिला के सब करते. चाय बनाने में क्या है? कुछ भी नहीं है. पानी, पत्ती, ऊपर शहद डालो. डू नॉट यूज शुगर प्लीज. ठीक है, राइट? करेंगे ऐसा? ओके बेटा, थैंक यू. यू कैन गो एंड सिट ऑन योर प्लेस. गिव अ बिग हैंड फॉर आवर स्टूडेंट्स. ये लोग नहीं थक रहे. आप प्लीज उनको सिर्फ 15 मिनट का चाय पीने का ब्रेक दीजिए. मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग आ जाते ना स्कूल पे, स्कूल से घर, तो आप उनको पहले खिला लीजिए. घर का कुछ भी खाना खिलाइए और साथ में ब्लैक टी दीजिए. इसके बाद पढ़ने बिठा दीजिए. वी आर हैविंग हाउ मेनी मंथ्स फॉर एग्जाम? अगर हम जुलाई के महीने को छोड़ देते हैं तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर?
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ओनली 7 months आर देयर। मार्च में तो एग्जाम है, एग्जाम से पहले भी कितने महीने हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 months है। ये 7 months नहीं है, ये पिछले 13 साल से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उसकी मेहनत का अब फल मिलने वाला है। यस और नो? पिछले नर्सरी, LKG, UKG 3 साल और 1 to 10 10 साल, 10 + 3 13 ईयर्स से आप अपने बच्चों पे lakhs of rupees खर्च करें। कैसा करें खर्च? आप उनकी फीस पे करें, उनका ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करें, उनके लिए बुक्स लिए, उनके लिए यूनिफॉर्म्स लिए, उनके लिए लंच वगैरह सब इतना सारा एहतमाम करें। उसमें लाखों रुपए खर्चा हुआ ना हर पेरेंट के। उतने लाखों रुपए खर्चा करने के बाद उसका रिजल्ट अब कब मिल रहा? 10th का बोर्ड एग्जाम यहाँ से सक्सेसफुल पास हुआ तो पिछले 13 साल सक्सेसफुल है बोले जैसा मतलब है उसका। SSC में पास होना क्या है? 13 years you were successful. That is a certificate given in appreciation to your efforts of last how many years? 13 years. वो खाली 1 साल की मेहनत का नतीजा नहीं है, पिछले 13 साल की मेहनत का नतीजा है। इसीलिए हम चाह रहे हैं, इतना एहतमाम हम क्यों करें? ऑल बुक कराए आप लोग, ये सब एहतमाम इसलिए करें कि आप लोग हमारे साथ, हमारा साथ देना, हम जैसा बोलते हैं आप वैसा करना, तो क्या होगा? आगे चल के आपको जो रिजल्ट है ना ये मिलेगा। तो आप अपने बच्चों के साथ मदर जिराफी वाला सलूक करिए, कुछ नहीं होने वाला है। सुबह 4 बजे उठे, एक दिन रात में 12 बजे सोए, फिर भी 4 बजे उठाओ। अब 4 बजे उठ गए, 12 बजे सोए, दावत में गए थे आप, 4 बजे उठ गए, ठीक है? तो अब रात में नींद कब आएगी? रात में नींद कब आएगी? कितने बजे आएगी? 8 बजे आ जाती, आने दो। 8 बजे सो गए, फिर 4 बजे उठाओ। अब 4 बजे उठते तो ये रूटीन बन जाता, रूटीन बन जाते। लेट देम प्लीज बी इन रूटीन। और थोड़ा आपको मेहनत करना है, क्योंकि 13 साल से आप लोग लाखों रुपए लगाए सो। अब थोड़ा सा आप 7 महीने आप हमारा साथ दीजिए आपके बच्चों के खातिर। हमारा साथ किस लिए मांग रहे हैं आप? हम आपको आज तक बुला के जहमत नहीं दी हम कभी भी, आज बुलाए 10th में आने के बाद। क्यों? हर साल तो बुलाते हम आपको, महीने में, साल में हम 5-6 बार मिलते पेरेंट्स मीटिंग में। हर सेकंड मंथ में हमारे पास पेरेंट्स मीटिंग रहती, उसमें आप लोग आते, टीचर से मिलते, अपने कंसर्न शेयर करते, वो होता। लेकिन अब 10th में आ गए ना, तो ये तहज्जुद वाली चीज़ हम कभी भी नहीं बोले। आप तहज्जुद वाली चीज़, 4 बजे से उठने वाली चीज़ कब बोली जा रही? अब बोली जा रही, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? प्लीज़ कोशिश क्या करेंगे? स्कूल जैसा बोल रहा वैसा करेंगे। आपके बच्चे नहीं उठेंगे तो आपको क्या करना है? उठाना है। आपको उठाने के बहुत सारे तरीके, मैं बताऊं क्या क्या तरीके हैं? पहले छींटों से काम नहीं हुआ तो a cup of water. If cup of water is not enough, then a glass of water. If glass is not enough, then a bottle of water. पीना नहीं है, डालना है अपनी जिराफी पे, बेबी जिराफी पे। If bottle is not enough, finally क्या करेंगे? बकेट ऑफ वाटर डाल दो। अगर लड़ रहे तो आप आके हमारे पास ऑफिस पे कंप्लेन करो कि इनको सादिक सर उठाओ बोले थे, हम लोग नहीं उठाने के बाद जो है नहीं उठे तो हम बकेट डाल के उठाते, हम हमारे से लड़े। ठीक है, लड़ने दो, आप कंप्लेन कर दो। हमारे पास हायरार्कीज बने हुए हैं। स्कूल में क्या है? हमारे पास हायरार्कीज बने हुए। हर ब्रांच में जो सेटअप है वो ये है कि हमारे पास हर फ्लोर वाइज इंचार्ज है, जिसको हम वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं आम इसमें। हम लोग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। फ्लोर वाइज क्या है? एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, राइट। उनके ऊपर बिल्डिंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं आम भाषा में। तो आप क्या करिए, रिसेप्शन पे आप जो भी कंप्लेंट करते हैं वो सीधा वो कंसर्न फ्लोर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के पास जाती और फिर वहाँ बिल्डिंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर यानी प्रिंसिपल के पास जाती। तो आपको जो है हम लोग ये नंबर भी दे देंगे, फ्लोर कोऑर्डिनेटर का भी नंबर दे देंगे और वो ब्रांच प्रिंसिपल का भी नंबर दे देंगे। आपको कॉल हमेशा बिल्डिंग फ्लोर कोऑर्डिनेटर को करना है। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप बिल्डिंग एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को करिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में
मौजूद रहते हैं, मैं और सलमान सर और हमारे जो ब्रांच डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो हम लोग पेरेंट्स मीटिंग में भी आप चाहें तो 10 के पेरेंट्स से तो मैं मिलता हूँ हमेशा, हर साल जो भी पेरेंट्स मीटिंग में मिलना चाह रहे हैं हम लोग मौजूद रहते, बट अदरवाइज आपको आपके मसले वहाँ हल हो जाते। तो आप ये बंदों से आप कोऑर्डिनेशन में रहिए। तो आप अपने बच्चे की कंप्लेन भी कर दीजिए वहाँ पर कि अगर हम नहीं उठ रहे हैं तो आपको क्या करना है, उनको उठाना है, पानी के जरिए उठाना है। सीधा सीधा नहीं उठ रहे हैं तो आप पानी डालें, राइट। इसके बाद हम कौन से पॉइंट में थे, सूरह यासीन में थे, राइट। आफ्टर स्कूल आवर्स आप अगर ट्यूशन जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं भी जा रहे हैं ट्यूशन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव भी 1 घंटा पढ़ना है आपको। ऑब्जेक्टिव का टाइम टेबल दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव टाइम टेबल। और एक बार नीचे यहाँ पर है, देखिए मंडे ट्यूसडे वगैरह ऑब्जेक्टिव टाइम टेबल। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इवन खाना खाने के टाइम पे भी आपको आपके वर्कबुक लेके ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इन सब्जेक्ट इज हैविंग वेटेज ऑफ 20%। तो 20% मार्क्स हमारे आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हो जाते। यस और नो? तो ऑब्जेक्टिव को भी बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना है। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है, क्या है, प्लीज डू नॉट गिव देम मोबाइल्स। अब आपका बच्चा पूरा दिन मोबाइल में है और उसको मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके कसूरवार कौन है? 2 लोग हैं, मोबाइल देने वाले और मोबाइल यूज करने वाले। तो हर साल मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके बच्चों का मोबाइल आके मेरे पास डिपॉजिट करवा देते, ठीक है। तो पहले तो बच्चों को मोबाइल देना नहीं है। अगर आप दे चुके हैं तो आप क्या करना है, नेक्स्ट 7 मंथ्स के वास्ते वो मोबाइल हमारे पास डिपॉजिट करा सकते हैं। नहीं सर, हम उनका मोबाइल डिपॉजिट कराए तो क्या होता, मेरा मोबाइल यूज़ करते हो लोग, है ना। बहुत सारे मदर्स का मोबाइल, फादर्स का मोबाइल यूज़ करते, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, थोड़े दिन के लिए आपको स्विच हो जाना है बटन वाले फ़ोन पे, और आपका मोबाइल भी आप हमारे पास डिपॉजिट कर सकते। हमारे पास मुराद हमारे ब्रांच कोऑर्डिनेटर जो है ना, प्रिंसिपल मैम, आप उनके पास अपना अपना मोबाइल डिपॉजिट करवा सकते हैं और करवाना चाहिए आपको। यानी तो फिर आप ऐसा लॉक कर दीजिए कि बच्चे ओपन नहीं कर सकना। प्लीज़ डू नॉट बी ब्लैकमेल्ड बाय योर चाइल्ड। बच्चे बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको जो है रो के मनाने की। और ये हमारे पास जो लड़कियां हैं उनके पास आंसुओं की बहुत ज़बरदस्त तादाद है। आप 1-2 घंटे भी रोते हो, आंसू के साथ भी रोते, रोने दीजिए और पानी पिला देंगे और आंसू निकलने दीजिए और रो बोलना और आंसू निकालो, लेकिन मोबाइल मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो डोंट गिव देम मोबाइल, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग राइट नाउ, इट विल सक योर टाइम, ठीक है। फिर क्या है, मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको। देयर इज नो नीड, एवरीथिंग इज देयर इन द बुक, लेट देम प्रैक्टिस यूजिंग बुक, ठीक है। टेलीविज़न, माशाल्लाह मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं अपने मोबाइल्स तो निकाल के हमारे पास स्कूल में लाकर डिपॉजिट कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इतने जो ओबीडियंट पेरेंट्स हैं, उस दौर में जब टीवी का ज़्यादा चलन था तो मेरे को पेरेंट्स क्या करते थे कि सर आप बोल दिए ना, टीवी को लपट के ऊपर रख देते थे, इंटरनेट कनेक्शन कट करके, वो केबल कनेक्शन कट करके टीवी को लपट के फोटोज भेजते थे। सर आप बोले खत्म, टीवी नहीं है अब घर में, राइट। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, और उनके बच्चे आज हमारी कौम को अगर हम तरक्की दिला सकते और जो हथियार से हम आगे बढ़ सकते वो है इल्म का हथियार। दूसरा कोई हथियार काम आने वाला नहीं, इल्म के हथियार से हम आगे बढ़ सकते। इल्म एक ऐसा वसीला है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स माशाल्लाह डिफरेंट फील्ड्स में सेटल हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बहुत सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स बाहर सेटल हैं, कांटेक्ट में है, बहुत सारे बच्चे आके मिलते रहते हैं माशाल्लाह। तो एक वो पेरेंट्स को मुबारकबाद मैं हमेशा उनको जो आते पेरेंट्स उनके
बड़े भाई लोग दूसरी जगह सेट है, तो आज हमारे पास ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो उनके स्टूडेंट्स के बच्चे हमारे पास से पढ़ रहे हैं। आज पिछले 15 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम ऐसा रहा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चे हमारे पास स्टूडेंट्स बने हुए हैं। तो ये एफर्ट है, म्यूचुअल एफर्ट, आप और हम मिलना है। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। नो टीवी, नो प्लेइंग, आधा घंटा रिलैक्सेशन। मैं बोला ना, आने के बाद खाने दीजिए, और कोई फिजिकली कुछ खेलना चाह रहे हैं या बैठना चाह रहे हैं किसी के साथ तो ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा उनको रिलैक्सेशन नहीं देना है। उनको रिलैक्सेशन कब मिलेगा? जब वो लोग सो जाएंगे, तब नींद कर लेंगे अच्छे से। 6 आवर्स स्लीप इज इनफ, ठीक है। नो फ्रेंडशिप, ये जो ग्रुप स्टडीज़ की जो बात होती ना कि हम मेरी फ्रेंड के पास जाके पढ़ लेती हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ पास जाके पढ़ लेता हूँ, वो ज़रूरत ही नहीं। आपके बच्चों के पास आप लोग ऑलरेडी टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स दिला चुके हैं, ठीक है। टीचर्स पूरे एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। हमारे पास जो भी अगर आपके बच्चे को डाउट है तो वो 4 बजे के बाद बच्चा 5 बजे तक हम लोग टीचर्स को एक घंटा एक्स्ट्रा रखें। जो भी डाउट है आप क्या कर सकते हैं, बच्चे स्टाफ रूम में जाके टीचर से क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। 1 घंटा एक्स्ट्रा है। फिर फ्राइडे हाफ डे नहीं है 10 to, फ्राइडे क्या है, फुल डे है 10 के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सहूलतें। तो डॉट्स टीचर से पूछना है और बुक्स खुद के यूज़ करना है, कंबाइंड स्टडीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर ग्रुप स्टडीज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, पढ़ाई होगी, समझ रहे हैं आप। पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ होता, पढ़ाई नहीं होती। आप इमेजिन करिए 4-5 लड़कियां बैठे हुए हैं और लोग पढ़ रहे हैं, होता क्या, बोलो, आप ही बोलो। 4-5 औरतें बैठी हुई, क्या होता, क्या होता, पूरी कहानियां होती। पढ़ाई मानते ना इस बात को? कितने लोग मानते? पूरे औरतें हाथ उठा रहे। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ औरतों के खिलाफ, आप लोग अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं माशाल्लाह, राइट। नो शेयरिंग ऑफ बुक्स, नो एब्सेंटिज्म, ये बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज है और बहुत बड़ा हमारे लिए सेटबैक है कि बच्चे जो है अननेसेसरी रीज़न की वजह से क्या हो जा रहे हैं, एब्सेंट। एक दिन का एब्सेंट का इफेक्ट कम से कम 10 से 15 दिन रहता। कितना? 10 से 15 दिन। एक दिन आप एब्सेंट हो गए ना, मिसाल के तौर पे एक चैप्टर शुरू हुआ मैथ्स में, पहला दिन आप मिस कर चुके हैं मैथ्स का, क्या होता? आपको नेक्स्ट डे समझ में आता क्या? नहीं, कंफ्यूजन रहता। थर्ड डे और बड़ा कंफ्यूजन, फोर्थ डे और कंफ्यूजन। सोशल में जो शुरू हुआ या साइंस में जो शुरू हुआ, आप पहले दिन मिस कर दो, क्या होता? वो चैप्टर 8 से 10 दिन 15 दिन अगर चल रहा तो पूरे दिन बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो एब्सेंट अगर होना है तो बहुत ही जेन्यून रीज़न होना चाहिए, यानी ऐसा बुखार जिससे हम उठ नहीं सक रहे, छोटा बुखार है, 100, 102 है तो आप डोलो ले लो। वी आर इन एडवांस मेडिकल स्टेज ना, हम लोग जो है अभी जिस स्टेज में है, हमारी साइंस जो तरक्की पे है, आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए। हमारे पास हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, घर के डॉक्टर्स हैं, आप हर हाउसवाइफ डॉक्टर है। आप बुखार हुआ ये डाल दो, ये एंटीबायोटिक ले लो, मोशंस हुए ये ले लो, ये ले लो, वो आप दूसरों के साथ कर लो, लेकिन 10th के बच्चों की बारी आई तो क्या करना है, यू हैव टू कंसल्ट अ क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर। तो आप जो है बाहर का खाना, यानी बाहर का खाना क्या है, जहर है। आप रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देखे होंगे, पिछले 1 महीने की जो न्यूज़ देखे होंगे, उसके अंदर आप देखें कि बहुत सारे अच्छे सो कॉल्ड महंगे होटल्स पे रेट पड़ी। आप समझो, न्यूज़ को समझना है। महंगे होटल्स पे जब रेट पड़ी तो महंगे होटल्स के अंदर बिल्कुल घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकले। तो आप सोचोगे सस्ते होटल्स का क्या हाल होगा। महंगे होटल्स, महंगे आइसक्रीम पार्लर्स, उसमें जो रेट्स पड़े और न्यू सिटी के अच्छे बड़े बड़े होटल्स में जो रेट पड़े, उसके अंदर ये पाया गया कि एक्सपायरी आइटम्स, आपको मालूम है 2 किस्म के चीज़ें हैं हर अपने पास सोसाइटी में। आप कोई भी चीज़ होना, एक्सपायरी आइटम का रेट आधा है और प्योर आइटम का रेट अलग है।
एक्सपायरी आइटम का रेट अलग। तो एक्सपायरी आइटम्स यूज हो रहे हैं बहुत सारे होटल्स में कॉस्ट को कम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें, घटिया क्वालिटी की सब्जियां, सड़े हुए सब्जियां, आपको मालूम है आप सब्जी लेने गए तो एक फ्रेश चीज़ दिखती है, आपको देखे तो समझ में आता फ्रेश है। मिसाल के तौर पे आप जो है टमाटे ले रहे हैं या आलू ले रहे हैं, फ्रेश चीज़ का रेट अगर 50 है तो बासी चीज़ का रेट 20-30 रुपये या आधा रेट है उसका। तो ऐसी चीज़ें यूज़ करके होटल में, क्योंकि पक जाता ना, मालूम होता क्या आपको, लेकिन उसके सेहत के नुकसान तो है ना। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है। और जंक फूड, पैकेज जो फूड्स है ना, जो चिप्स है या आपको जो पैकेज बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, वो चीज़ों में भी आपको कोशिश ये करना है कि उसको भी अवॉइड करना है, क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मतलब जो मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए जिस केमिकल्स को यूज़ करते हैं, वो केमिकल उसी टाइप के, उसी क्लास के केमिकल्स जो है फूड आइटम्स को रेस्टोर यानी ख़राब नहीं होना बल्कि यूज़ होता। तो आप सोचो कि वो बॉडी में जाएगा तो तबाही के सिवा और क्या करेगा, इम्यून सिस्टम आपका ख़राब करेगा, राइट। तो आप फ्रेश फ्रूट्स खिलाइए बच्चों को, घर का खाना खिलाइए, बाहर की चीज़ों को आप अवॉइड करिए। और सिर्फ 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको दवा मालूम है कि इसके लिए दवा यूज़ होती है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाइड MBBS, मिनिमम MBBS डॉक्टर को बताना है। डू नॉट गो फॉर यूनानी या कुछ भी, वो डॉक्टर को बताइए। एक दिन में बच्चा ठीक होता, स्कूल पे आ जाता। आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको मालूम है डिफरेंट वायरल बीमारियों के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स या डिफरेंट मेडिसिन यूज़ होते हैं। वो डॉक्टर को मालूम रहता, रोज़ उनके पास 100 पेशेंट्स आते, वो लोग बेटर प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है दावत। आपको दावत को क्या करना है, अवॉइड करना है बिल्कुल। दावत से, दावत में गए तो क्या होता, आपका जो टाइम टेबल है वो बराबर रहता क्या? बच्चों को लेके मत जाइए प्लीज, ठीक है। नहीं जाना बहुत जरूरी है तो एक केस में जा सकते हैं। मैं ये बच्चों से मुखातिब हूँ और पेरेंट्स से भी मुखातिब हूँ, सिर्फ एक टाइप की दावत में जा सकते हैं। वो कौन सी दावत है? ऐसी दावत जिसमें अगर आप नहीं जाते हैं तो वो दूल्हा या दुल्हन बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू से कबूल है। अगर आप किसी के लिए इतने इंपॉर्टेंट है तो प्लीज जाइए। दुल्हन उतरदारी कहते हैं, ये बच्ची नहीं आई ना, मेरी सहेली नहीं है, मैं नहीं करती हूँ दावत, मैं निकाह, आई एम नॉट गोइंग टू से कबूल है। या दूल्हा बोला नहीं मैं शादी नहीं कर लेता हूँ, बच्चा नहीं आया ना, इनका फलाना। आप उतने इंपॉर्टेंट है क्या? आप अहम नहीं है, आपको वहम है, आप अहम है बोलिए, ठीक है। तो वो वहम को साइड में रख दीजिए, आप अहम नहीं है, आपकी स्टडीज ही से अहम है आपके लिए। स्टडीज आपको अहम बना देंगे, वरना सिर्फ वहम पाल के रखे हुए हैं। खुदा ना खास्ता कल के दिन कम मार्क्स आएंगे या फेल होंगे तो वो जो दूल्हा दुल्हन थे उन्होंने बोलेंगे क्या जरूरत थी फिरने की, कम आए ना मार्क्स, कई को कम आए। रिश्तेदारी सबसे ज़्यादा आपको ताने देते ना। खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची पास हो गए तो 10 लोगों में से 2 लोग फ़ोन करते मुबारकबाद का, फेल हो गए तो पूरे 10 के 10 फोन आते, क्या होगा जी आपके बच्चे का, बच्ची का। नहीं, तो दुनिया तमाशा देख रही, आप उसको खुश करने में लगे हुए हैं। क्यों करते हैं भाई वैसा? आप भी मत जाओ दावत में। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं बच्ची को छोड़ के अकेले कैसे जाऊं, बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज है, घर में कोई भी नहीं रहते, अगर आप लोग चले गए दावत में तो बच्ची अकेली नहीं रह सकती या बच्चा अकेला नहीं रह सकता। तो उस टाइम पे क्या करो, आप भी मत जाओ, बाद में मना लो रिश्तेदार को बाद में मना ले सकते ना। लेकिन हमारे दावतें अभी कैसी होगी, लेट नाइट वाली दावतें होंगी, तो प्लीज़ अवॉइड। और ओनली जो आपको स्कूल से प्रिस्क्राइब किया गया है वही पब्लिकेशन की बुक बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है, वही बुक्स आप ले लीजिए। और रिवीजन टाइम टेबल जो है वो फॉलो करिए, और ये जो टाइम टेबल है वो आप अच्छे से फॉलो करिए प्लीज़, ठीक है। संडे क्लासेस भी आपको होते हैं, ठीक है, संडे क्लासेस भी आपको मिस नहीं करना है। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत लगी कि वी हैव टू कीप क्लासेस ऑन संडेज, इंशाल्लाह विल कीप। तो आप
संडे है ना, ये है ना, नहीं बोलना। नहीं लेना क्लासेस हमारे लिए आसान है, लेना हमारे टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट है। उनके अपने घर के काम काज छोड़ के आते हो लोग, किसके लिए आते हैं? बच्चों के लिए। तो हमको अगर ज़रूरत महसूस होगी तो विल कीप क्लासेस ऑन संडेज ऑल्सो। लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैव केप्ट लॉट ऑफ क्लासेस ऑन संडेज, ठीक है, टू मेक देम प्रैक्टिस। दिस टाइम ऑल्सो इंशाल्लाह वी विल बी अनाउंसिंग, जब भी हमको लेना है हम लोग आपको बोल देंगे, वो आप करा लेना है, ठीक है। ऑल द वीकली एग्जाम्स हम लोग, आपको मालूम है कि हमारे पास 10th के बच्चों को रेगुलरली एग्ज़ाम्स होते, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम्स होते, वो एग्ज़ाम्स मिस नहीं करना है। हम लोग जो है एक एक चैप्टर के एग्ज़ाम्स लेना चाह रहे हैं, हर चैप्टर का एक अलग एग्ज़ाम हम लोग बच्चों को ले रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस हो। फाइनल एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग पे ख़ास तौर से तवज्जो देना है, ठीक है। वॉट एवर टारगेट्स और होमवर्क है वो उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप बिट्स में जैसा बताया उस पर भी आपको तवज्जो देना है, सब्जेक्टिव पे भी तवज्जो देना है। संडे के दिन भी 4 बजे उठना क्या सर, बल्कि एक सवाल है, अगर नहीं उठेंगे तो क्या होगा? संडे को आप, अब एक मदर जिराफी, एक दिन मदर जिराफी सो जा रही करते, हमारे मदर जिराफी क्या कहते हैं, संडे को रखो मेरा बच्चा है, पूरे 6 दिन में इनके ऊपर मेहनत करी, बच्चों को 4 बजे उठाएं, एक दिन सो जान दो ना मेरे बच्चों को। तो आपकी बेबी कब उठ रही मालूम? आपका बाबा और बेबी संडे को 11 बजे उठते, और जब 11 बजे उठेंगे तो फिर रात में 9 बजे नींद आएंगे उनको। कब आएंगे नींद? कितने बजे? 12 बजे, 1 बजे, तारीख बदलने के बाद सोएंगे। अब आप 1 बजे सोया बच्चा तो 4 बजे उठ सकता नहीं। तो हम संडे के दिन भी, अच्छा हमारे 10th के बच्चों को संडे है ही नहीं, हमारे 10th के बच्चों को रोज मंडे है। कब तक मंडे है? अगले 7 महीने तक मंडे 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 है इनके पास, संडे आ रहे नहीं उनके पास, तो संडे है नहीं। तो इसके बाद मार्च में आपका एग्जाम हो जाता, मार्च में फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है। आफ्टर फर्स्ट वीक आपको कितने छुट्टियां मालूम? आपको अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक संडे है। कितने है? 3 महीने तक संडे है। 1 महीने में 4 संडे, 7 मंथ में कितने संडे है आपको? 28 संडेज। 28 संडेज अगर आप कुर्बान कर रहे हैं, कितने? 7 मंथ इंटू 4, 7 4 द 28 या किसी महीने में 5 जगह समझो 30 संडेज आप कुर्बान कर रहे हैं, तो आपको कितने संडेज मिल रहे हैं आगे? 90। 3 महीने तक आपको छुट्टियां हैं। आपका इंटर कॉलेज शुरू होने तक 90 संडेज आपको क्या है? 90 डेज। जब रिलैक्स करो, जब कुछ अच्छा कुछ कोर्स करो, आराम से उठो करो, जो भी करना है करो। बट ये 30 संडेज क्या करना है आपको? 30 संडेज थोड़ा सा कुर्बानी देना है, ठीक है। अच्छा 10 के बाद अगर बॉयज़ है तो पॉलिटेक्निक कर सकते, लुकमान सर शायद इसमें बोले नहीं बोले, आई डोंट नो। पॉलिटेक्निक अगर इफ़ यू आर गोइंग टू परस्यू योर कैरियर इन इंजीनियरिंग, तो पॉलिटेक्निक एक अच्छी स्ट्रीम है। पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देके आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में एडमिशन मिलता है। तो यू कैन कंप्लीट योर इंजीनियरिंग इन 3 years इंस्टेड ऑफ 4 years। तो 3 साल पॉलिटेक्निक के, 3 साल इंजीनियरिंग के, 6 साल में आपका कैरियर सेट हो सकता है, ठीक है। आपको एक पेपर स्कूल से दिया जाएगा, डेटा कैप्चर फॉर्म, ये देख लीजिए फॉर्म, ये आपको आपके बच्चों को दिया जाएगा स्कूल में। इसके अंदर आपको प्रॉपर स्पेलिंग्स भर के भेजना है, आप किस टाइप का नाम बच्चों के एसएससी की सर्टिफिकेट पे देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसको एज पर आधार फिल करिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट ऑन आधार फॉर स्टूडेंट्स। तो आपके आधार और बर्थ सर्टिफिकेट एक ही टाइप के होना है। करेक्शन है तो अभी करवा लीजिए, बाद में टाइम नहीं है। बाद में एसएससी की सर्टिफिकेट चेंज नहीं हो सकती, फिर आप आके स्कूल पे परेशान मत करिए कि एसएससी की सर्टिफिकेट को करेक्शन कराओ। एसएससी की सर्टिफिकेट में करेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको जो भी करवाना है एज पर आधार को करेक्ट करवा लीजिए, आधार के हिसाब से बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन करवा लीजिए। हमेशा हम किससे चलेंगे? अब आधार से चलेंगे।
ठीक है। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्पेलिंग्स इन आधार। तो आधार को सबसे अच्छा करेक्ट करवा लीजिए, आधार के हिसाब से आप ये फिल कर लीजिए। करेक्शन नहीं है तो आपको जब ये फॉर्म आ जाएगा तो आपको जो स्पेलिंग चाहिए एसएससी के एग्जाम में ये फॉर्म में लिख लीजिए, ये फॉर्म का जीरोक्स आपके पास रख लीजिए और इसी हिसाब से ये फॉर्म के हिसाब से आपके आधार और बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर करा लीजिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अलाइन होना है, आधार, बर्थ सर्टिफिकेट और एसएससी का मेमो, क्योंकि पासपोर्ट एसएससी के मेमो के हिसाब से सही से बन जाता ECNR पासपोर्ट, ठीक है। तो ये अगर आप कैटेगरीज रिजर्वेशन कैटेगरीज में जाना चाह रहे हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी रिजर्वेशन कैटेगरीज में जाना चाह रहे हैं अभी से उसकी सर्टिफिकेट बना लीजिए। कुछ लोग BCE कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लोग OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज है, वो कैटेगरी की सर्टिफिकेट बना लिए तो आपको जो है जॉब्स में रिजर्वेशन है और एडमिशन्स में रिजर्वेशन है। बाद में 10th के बाद जब आप जाएंगे इंटर वगैरह कंप्लीट करके या प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशंस एडमिशन्स में प्रायोरिटी मिलेंगी। तो आप अगर BCE के लिए एलिजिबल है बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट वो बना लीजिए, और OBC के लिए अगर आप एलिजिबल है तो OBC सर्टिफिकेट बना लीजिए। कुछ लोग कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, बहुत सारे लोग जैसा सैयद है आप तो शायद आप कोई कैटेगरी में नहीं आते, खान है तो नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लोग आते कैटेगरीज में। तो रिजर्वेशन कैटेगरी में आप मालूम कर लीजिए, आपकी नियरेस्ट E-सेवा पे जाइए, जाके मालूम कर लीजिए ताकि बाद में जो गवर्नमेंट स्कीम्स आने वाले हैं उसका आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। ये पॉइंट को ख़ास तौर से करके उसकी सर्टिफिकेट बना के हमको देंगे तो हम बच्चों के डेटा जो हम SSC में अपलोड करेंगे उसमें वो सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी होता है। आप बोल दीजिए नहीं OBC लिख दो, BC लिख दो, तो हम बोलने पे नहीं लिख सकेंगे, हमको उसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ चाहिए, ठीक है। जो फॉर्म है इसको बराबर से फिल करिए, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक ये फॉर्म मिलेगा। बर्थ सर्टिफिकेट का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स और जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाना है वो लगा दीजिए। पासपोर्ट साइज फोटोज बच्चों के बना लीजिए और सबमिट कर दीजिए स्कूल पे एज पर इंस्ट्रक्शंस। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल जवाब करना चाह रहे हैं आप, आज के टॉपिक में आपको जो भी कंफ्यूजन है उस टॉपिक पे आप सवाल कर सकते हो। जितना मैं बताया क्लियर है, सबको समझ में आया, यूजफुल रहा आज का सेशन? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मकसद यही था कि हमारे पेरेंट्स का जहन बन जाए ताकि उनका सपोर्ट और हमारा सपोर्ट, दोनों का सपोर्ट मिलके हम बच्चों को आगे बढ़ा सकें। हम दोनों मिल जाएंगे, हम दोनों का सोचने का तरीका एक होगा तो हम बच्चों का फायदा कर सकते हैं। आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? कैन यू गिव द माइक? ये OBC और BCE की जो डिटेल्स है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं तो वो लोग गाइड करेंगे आपको। आपके नाम के हिसाब से, आपके हस्बैंड के नाम के हिसाब से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल होते वो लोग आपको जो है गाइड करेंगे। मी सेवा सेंटर पे जाना है, मी सेवा सेंटर नहीं तो मंडल ऑफिस आपके एरिया में जो रहता है ना, वो मंडल ऑफिस पे भी जा सकते हैं। और कोई? टू मी, over to Salman sir for next session.